एपिसोड 131। वह कुछ साल पहले मर गई। क्या तुम गंभीर हो? जोनाथन अपने पैरों पर कूद पड़ा और अविश्वास से पूछा। उसकी आवाज में डिसबिलीफ और सदमा था। सान्या, दीपिका और पूजा के मुंह खुले रह गए, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहें। वे उसे सांत्वना देना चाहती थीं, लेकिन साथ ही वे डरती थीं कि कहीं वे पुरानी चोट को फिर से न खोल दें। अंत में वे केवल चुप रह गईं। वह तब मरी जब मैं 15 साल का था, विवान ने निसंकोचता से कहा, जैसे कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन जो लोग सुनने में रुचि रखते थे, वे उसकी आवाज़ से बता सकते थे कि वह इस घटना के बारे में दुखी था। लेकिन फिर भी विवान का पुरुषत्व उसे महिलाओं के सामने किसी भी प्रकार की कमजोरी दिखाने की अनुमति नहीं देता था, ये सोचते हुए कि यह 4 साल पहले की बात थी। हालांकि ये कुछ ऐसा था जो उसे दुखी करता था, ये पहले ही एक समय हो चुका था और वह इसके लिए अभ्यस्त हो गया था। जोनाथन लंबे समय तक चुप रहा, वह खाली नजरों से देखता रहा, वह खुद यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी क्या सुना। कुछ सेकंड पहले वह पूरी तरह से खुश था, सोचते हुए कि वह अपनी मां को अपनी चाची के ठिकाने के बारे में जानकारी देकर खुश करेगा। लेकिन अब वह सुनिश्चित था कि जब तक उसकी मां को यह जानकारी मिलेगी कि उसकी बहन मर गई है, वह दुखी हो जाएगी। जोनाथन इस समय उसे उस तरह का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं था। वह पहले से ही इस बात के बारे में बहुत दबाव में थी कि उसका बेटा हर पल जीवन के खतरों का सामना कर रहा है। इसके अलावा वह 1 साल से अधिक समय से घर से बाहर था और उसकी मां ने उसे लंबे समय से नहीं देखा था। बुरी खबर के साथ वापस जाने के बारे में सोचते ही उसके दिल में उसके लिए दर्द महसूस हुआ। एक लंबे समय के बाद उसने अपनी नज़रें विवान की ओर मोड़ी। उसने सोचा कि इस समय विवान कैसा महसूस कर रहा होगा, ये देखते हुए कि वह सीधे पीड़ित था। जैसे ही माहौल गंभीर होता गया, विवान ने विषय बदलने का फैसला किया। तो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले लोग कौन हैं? जब जोनाथन ने देखा कि विवान इस मामले के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो उसने प्रवाह के साथ चलने का फैसला किया। खैर, मुझे पूरा यकीन है कि वे मेरे दूसरे चाचा की तरफ से हैं। जिस घटना में तुम्हारी मां ने घर छोड़ा, उसने उसके अधिकांश योजनाओं को बर्बाद कर दिया। दूसरे शब्दों में, वह वही था जिसने कुछ मां के चाचाओं और चाचियों के साथ मिलकर उसे और उसकी बहन को एक नीच व्यक्ति से शादी करने की योजना बनाई थी। और मैं इस पर क्यों यकीन कर रहा हूं? ये बस इसलिए है क्योंकि मेरी जांच अब तक उसे ही इंगित कर रही है। इसके अलावा उसके पास एक बेटा भी है, जो वर्तमान में 22 साल का है और परिवार के प्रमुख के पद के लिए भी दौड़ रहा है। जोनाथन ने निष्कर्ष निकाला। उसके शब्दों के जवाब में विवान ने बस अपनी भौहें उठाईं। स्पष्ट रूप से परिवार के प्रमुख के पद के लिए उत्तराधिकारियों के बीच लड़ाई में रुचि नहीं थी। तुम भी जेज़्डा परिवार का हिस्सा हो, क्या तुम वापस आकर परिवार के प्रमुख का पद लेने की कोशिश करना चाहोगे? जोनाथन ने पूछा। क्या तुम चिंतित नहीं हो कि मैं तुम्हारा पद छीन लूंगा? विवान ने मजाक में जवाब दिया। हे, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, जोनाथन ने जवाब में हंसते हुए कहा। वैसे मुझे ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा मुझे यकीन है कि जैसे ही मैं परिसर में कदम रखूंगा, कुछ लोग निश्चित रूप से मेरे खिलाफ होंगे। और जो मैं जानता हूं, वे मुझे बाहर धकेलने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी उसी तरह जी लूं जैसे वह है, बजाय इसके कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं। विवान ने हाथ हिलाते हुए कहा। दीपिका, पूजा और सान्या हैरान थी कि विवान को सैकड़ों अरबों की संपत्ति के उत्तराधिकार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जब देश के अन्य प्रांतों की तुलना की जाती थी, तो उनके परिवार वास्तव में अच्छे थे। लेकिन जब वे राजधानी लौटते, तो अगर उनकी तुलना अन्य परिवारों से की जाती, तो वे कुछ खास नहीं थे। उनकी संपत्ति केवल कुछ अरब डॉलर की थी, और अब विवान इस अवसर को सैकड़ों अरबों डॉलर की संपत्ति प्राप्त करने के लिए ठुकरा रहा था। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि जोनाथन ने कहा कि वह समय समय पर हत्या के खतरे का सामना कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि वह न जाए। समूह ने एक दूसरे से बातचीत की। इसी बातचीत के दौरान विवान को पता चला कि दीपिका ने उसे उस व्यक्ति के रूप में क्यों समझा था जिसने उसे बचाया था। ये पता चला कि जोनाथन ही था जिसने उसे उस समय बचाया था। किसी भी मामले में अब जब स्थिति स्पष्ट थी, विवान ने आशा की कि दीपिका अंततः उसे और उसके बीच सगाई के मुद्दे से परेशान करना बंद कर देगी। क्या तुम मेरे साथ मेरी मां से मिलने चलना चाहोगे? जोनाथन ने पूछा। अभी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अगले साल ऐसा कर सकता हूं। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूं, विवान ने जवाब में सिर हिलाया। उसे अभी भी जेज़्डा परिवार से अधिक धनी और मजबूत होना था। तभी वह उन लोगों का सामना करने के लिए योग्य होगा जिन्होंने उसकी मां के लिए चीजें कठिन बना दी थीं। हालांकि वह पहले ही मर चुकी थी, वह कुछ कर्जों को चुकता करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने उसकी मां का उपयोग करके अपने लाभ के लिए कुछ बेवकूफ़ योजनाएं बनाने की हिम्मत की। चूंकि वह उन्हें चुकता नहीं कर सकती थी, वह उनकी जगह ऐसा करेगा।
इसके अलावा भुगतान उस दर्द से अधिक होना चाहिए जो उन्होंने उसे दिया था। जहां तक उसके पिता का सवाल है, उसे भी दंडित किया जाना चाहिए। आखिरकार उसकी मां ने अपनी बहन से भी अलग हो गई थी ताकि वह उसके साथ रह सके। अंत में उसने उससे शादी नहीं की, बल्कि उसे एक कोने में फेंक दिया और उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसकी मां जेज़्डा परिवार में वापस जा सकती थी, लेकिन अंत में वह रॉय परिवार में रही, जो जेज़्डा परिवार की नज़र में एक बहुत छोटा परिवार था, बस इसलिए कि उसने उससे प्यार किया। वह समय समय पर दुखी होती थी और विवान ने उसे बार बार पकड़ लिया, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने कभी उसे अपने पिता से नफरत करने के लिए नहीं कहा। उसने ऐसा नहीं किया, भले ही वह रॉय परिवार के हाथों पीड़ित रही। अंत में वह मर गई। उसकी मृत्यु का कारण यह था कि वह अचानक बीमार हो गई और 2 महीने में मर गई। उसे जिस बीमारी से पीड़ित था, उसके कोई संकेत नहीं थे। जब वे अस्पताल गए तो डॉक्टर ने बस ये कहा कि वह बिल्कुल भी बीमार नहीं थी। लेकिन उसकी मां ने अपने शरीर में ताकत खो दी थी और अंत में वह मर गई। जब उसने इसके बारे में सोचा तो विवान को अचानक कुछ याद आया जिसने उसे गुस्सा दिलाया। लेकिन उसने अपने गुस्से को फटने नहीं दिया। इसके बजाय उसने इसे अंदर ही अंदर रखा और स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी मां की मृत्यु के मामले की जांच करनी होगी। उसके पिता की 2 पत्नियां हमेशा उसके खिलाफ साजिशें कर रही थीं, और ब्रेंडा ने अपनी मां की तरह ही व्यवहार किया था। इसलिए विवान ने सोचा कि उसकी मृत्यु के बारे में कुछ संदिग्ध हो सकता है। वे क्रिस्टल सिटी में थे, इसलिए ये सामान्य था कि वे एक डॉक्टर को ये बताने के लिए मैनिपुलेट कर सकते थे कि उसकी मां की सेहत में कुछ भी गलत नहीं था। जहां तक ये कारण है कि वे हमेशा उसके और उसकी मां के लिए चीजें कठिन बनाने की कोशिश करते थे, आज तक विवान को कोई सुराग नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे इस मामले की जांच करनी होगी। आखिरकार यह इतना सरल नहीं था। जब विवान अपने विचारों में खोया हुआ था तो उसे जोनाथन ने बाधित किया। क्या तुम्हें जानने के लिए मेरी मदद चाहिए कि तुम्हें कौन मारना चाहता था? विवान ने जवाब में सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। इसके बाद उसने कॉल करने का फैसला किया। श्रेयंका, क्या तुम कल वेंचर सिटी आ सकती हो? ठीक है बॉस, श्रेयंका ने जवाब दिया। हालांकि उसे पता था कि वह व्यस्त है, उसने फिर भी सोचा कि अगर वह कुछ कार्यों को आयुष और ट्रेसी को सौंप दे तो कोई हर्ज नहीं होगा। मैक्सवेल के साथ मिलकर वे कंपनियों का विलय कर सकेंगे, और अगर कोई बदलाव करने की आवश्यकता थी तो वे बाद में कर सकते थे। इसलिए विवान को इस समय अपनी जिज्ञासा को हल करना था। एक और कारण क्यों उसने श्रेयंका को आने के लिए बुलाया था, वह यह था कि वह सिस्टम के कार्य को पूरा करने के लिए समय चाहता था। अन्यथा एक दंड होने वाला था, और अगर कोई हत्यारा आने वाला था तो वह उस व्यक्ति को आसानी से संभाल सकता था। आखिरकार वह बिना किसी कारण के एक पेशेवर योद्धा नहीं था। ठीक है, फिर अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जिसे तुम संभाल नहीं सकते तो मुझे बस बताना। जोनाथन ने जवाब में कंधे उचका दिए। चूंकि वे अब कुछ समय से बातचीत कर रहे थे, वे एक दूसरे के साथ परिचित हो गए थे। विवान और जोनाथन की शख्सियत एक दूसरे के विपरीत नहीं थी, इसलिए वे अच्छे दोस्त बन गए। इसके अलावा वे चचेरे भाई थे। हालांकि उनके बीच का रिश्ता अभी इतना गहरा नहीं था, लेकिन कम से कम वे अपनी माताओं के कारण एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। मैं अभी रिजॉर्ट वापस जा रहा हूँ, वहाँ मुझे अभी भी कुछ करना है, और तुम्हारी तरह अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जब तक मैं कर सकता हूँ मैं मदद करूँगा। विवान ने कहा, उठते हुए जाने के लिए तैयार। मैं फिर रिजॉर्ट में तुमसे मिलूंगा। जोनाथन ने सिर हिलाया। सान्या उठी और विवान के साथ कमरे से बाहर चली गई। दूसरी ओर दीपिका ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसे जोनाथन के साथ रहना चाहिए या विवान का पीछा करना चाहिए। बातचीत के दौरान उसे एहसास हुआ कि वह दोनों को एक साथ देख रही थी। दूसरे शब्दों में, कभी कभी कुछ गुण और चरित्र लक्षण जो उसने विवान में पाए थे, जबकि अन्य जोनाथन के थे। अंत में चूंकि जोनाथन छिपा हुआ था और उसने अपनी जानकारी छिपाई थी, उसने विवान के बारे में जानकारी प्राप्त की, हालांकि ये केवल सतही थी। अंत में यहाँ तक कि उसके दादा ने भी विवान के बारे में जानकारी प्राप्त की, और यही कारण था कि वे रॉय परिवार गए थे। दीपिका, क्या तुम पीछे रह सकती हो? मैं तुम्हारे साथ एक साधारण बातचीत करना चाहता हूँ। जोनाथन की आवाज़ उसके कानों में पहुंची, जिससे उसने अंततः रहने का फैसला किया। चूंकि दोनों के पास बात करने के लिए कुछ था, पूजा ने विवान और सान्या का पीछा करने का फैसला किया। वे अंत में रिजॉर्ट जा रहे थे, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि दीपिका खो जाएगी। वह आखिरकार एक वयस्क थी। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद तीनों ने एक टैक्सी ली और रिजॉर्ट वापस चले गए। रास्ते में उन्होंने कुछ बातें की और मजाक किया। उन्हें रिजॉर्ट पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा।
जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कुछ युवा मास्टर और लेडीज उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तीनों लड़कियों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन या तो कॉल नहीं उठाई गई या फिर फोन बंद था। जब सान्या और पूजा युवा मास्टर और लेडीज की भीड़ को संभाल रही थीं, विवान, जो उनके साथ परिचित नहीं था, टहलने निकल पड़ा। वह जानने के लिए उत्सुक था कि वह कौन था जिसने उसे यहाँ देखा और उसे मारने के लिए किसी को भेजा। विवान यहाँ यूरोकॉप्टर से आया था, इसलिए ये सामान्य था कि अगर कोई उसकी निगरानी कर रहा था तो उस व्यक्ति को यह नहीं पता होगा कि वह कहाँ गया जब तक कि वह विवान का पीछा हेलीकॉप्टर से न करे। दूसरे शब्दों में, उस व्यक्ति ने उसे यहाँ देखा था और यही कारण था कि उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की। अंत में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में जोनाथन पर हमला करेंगे, न कि विवान पर। उसके पास कोई निश्चित गंतव्य नहीं था, वह बस इधर उधर घूम रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वह उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सकता है जिसने हत्यारे को भेजा था। हालांकि श्रेयंका उसे ये जानने में मदद कर सकती थी कि वाइपर ने किसने भेजा था जब वह वाइपर के फ़ोन को हैक करती, लेकिन यह बुरा नहीं होगा अगर वह पहले उस व्यक्ति को ढूंढ ले। वह यहाँ आराम करने आया था, लेकिन अंत में किसी ने उसे जासूस या एक प्रलोभक में बदल दिया। जो भी हो, वह किसी भी प्रकार के खतरे को खत्म करने के लिए तैयार था, इससे पहले कि वह उन लोगों का सामना करे जो अंधेरे में छिपे हो सकते हैं। जैसे ही वह चारों ओर घूम रहा था, उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। वास्तव में उसने महसूस किया कि 3 लोग थे जो दूर से उसका पीछा कर रहे थे, और उनके आंदोलनों से विवान ये पुष्टि कर सकता था कि वे दूसरों का पीछा करने में पेशेवर थे। अगर उसके पास तेज इंद्रियां नहीं होती तो वह शायद उन्हें कभी नहीं पहचान पाता। ये जानकर कि मछली ने चारा पकड़ लिया है, विवान जंगल की ओर बढ़ा। उसे यकीन था कि अगर यह सच है कि वे उसे मारना चाहते हैं तो वे उसका पीछा करेंगे। बस 20 मिनट में वह जंगल में पहुंच गया, रिजॉर्ट से लगभग 1 किलोमीटर दूर। यहां पहुंचकर उसने कोई हरकत नहीं की और पहले उन्हें कार्रवाई करने का इंतजार किया। और बस ऐसे ही 10 मिनट बीत गए बिना किसी पक्ष के कोई हरकत किए। विवान लगभग असहिष्णु हो रहा था और उन्हें अपने छिपने के स्थान से बाहर लाने के लिए खुद को आगे बढ़ाने वाला था, जब उसने अचानक देखा कि वास्तव में एक और व्यक्ति उनकी ओर आ रहा है। ये पता चला कि वे वास्तव में किसी और का इंतजार कर रहे थे, और उनके लुक से ऐसा लग रहा था कि वे जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे वह उनका नेता था। विवान के होंठों में हल्की मुस्कान आई जब उसने सोचा एक से जोनाथन को निपटाने के लिए काफी नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि 4 को एक साथ भेजना बेहतर होगा। खैर, मेरे लिए अच्छा है, मैं कई लक्ष्यों का उपयोग कर सकता हूं ताकि मैं जानकारी प्राप्त कर सकूं और मास्टरमाइंड के करीब पहुंच सकूं। विवान को यह पसंद नहीं था कि वह रोशनी में था जबकि दुश्मन अंधेरे में था। ये सबसे खतरनाक चीजों में से एक थी, एक दुश्मन का सामना करना जिसे आप नहीं देख सकते और जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। अगर दुश्मन ने कोई हरकत की तो उसके लिए इसे पूर्वानुमान करना मुश्किल होगा। इसके अलावा वह नहीं जानता होगा कि दुश्मन क्या करेगा। दुश्मन उसके बारे में पूरी जानकारी रख सकता था। अंत में विवान नहीं जानता था कि उसे क्या बचाना है और क्या नहीं। 2 मिनट बाद जो व्यक्ति अभी आया था उसने तीनों को उसके पास आने के लिए नेतृत्व किया। उसके आंदोलनों से विवान को पता था कि उसके पास उस पर अचानक हमला करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लगता है कि तुम हमारी आगमन के बारे में पहले से ही जानते हो, है ना? आदमी ने विवान के कुछ मीटर पीछे आते ही कहा। विवान ने मुड़कर उसका सामना किया। आदमी ने बिना आस्तीन की लाल शर्ट पहनी हुई थी, जैसे कि उसकी आस्तीनें फटी हुई थीं। नीचे उसने काले स्वेट पैंट और काले जूते पहने हुए थे। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ विवान ने कहा, तुम यहाँ आने में काफी समय ले रहे हो। हे, तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं लगते। शायद तुम मुझे पहचानते नहीं, आदमी ने हंसते हुए पूछा। और जैसे ही उसने सवाल किया, उसने अपने बाएं हाथ पर एक मकड़ी के टैटू की ओर इशारा किया। टैटू बाएं हाथ के शीर्ष पर कंधे के करीब बना हुआ था। क्या मुझे तुम्हें जानना चाहिए? विवान ने आश्चर्य से पूछा। ये वास्तव में पहली बार था जब वह इस आदमी से मिल रहा था। तो ये कैसे हो सकता है कि यह आदमी सिर्फ टैटू से उसे पहचानने की उम्मीद कर रहा था? हालांकि वह इसके बारे में निश्चित नहीं था, उसने टैटू को अपने दिमाग में रखने का फैसला किया। शायद इसका कुछ मतलब था जो वह नहीं जानता था। शायद यह उसे मास्टरमाइंड की ओर इशारा करेगा। जब उसने देखा कि विवान उसके बारे में गंभीरता से नहीं जानता, तो आदमी ने मजाक में कहा, ओह जोनाथन, मैंने सोचा कि तुम जो जेज़्डा परिवार के अगले परिवार के प्रमुख बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारी जानकारी होगी। अंत में मैंने बहुत सोचा। विवान ने जोनाथन के नाम का उल्लेख सुनकर भौहें चिराईं। ये कैसे हो रहा था? क्या ये कर्म का प्रहार था? जोनाथन पर हमला किया गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह विवान है, और अब विवान वास्तव में जोनाथन के रूप में हमला किया जा रहा था। क्या ये हास्यास्पद नहीं था?
और सबसे मजेदार बात यह थी कि जबकि जोनाथन पर एक व्यक्ति ने हमला किया, वह 4 लोगों द्वारा एक साथ हमला किया जा रहा था। शायद मुझे अपनी उपस्थिति बदलनी चाहिए। जब कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हो तो किसी और के लिए गलत समझा जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, विवान ने जोर से कहा, जबकि उसने अपने सिर को छुआ। विवान के शब्द सुनकर आदमी हैरान रह गया। उसने उलझन में पूछा, तुम दूसरों के लिए गलत समझे जाने का क्या मतलब है? क्या तुम यह इम्प्लाई कर रहे हो कि तुम जोनाथन नहीं हो? मैं और क्या सोच सकता हूँ? मुझे जोनाथन के रूप में गलत समझा गया और मुझे सगाई कर दी गई। अब मुझे फिर से जोनाथन के रूप में गलत समझा जा रहा है और यहाँ हम हैं, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह सच था कि मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई मेरे पीछे आएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह अनजान लोग होंगे। विवान ने ये शब्द कहते हुए साइड किया। आदमी फिर से भौहें चिढ़ाता है। और वाइपर के विपरीत, जिसने केवल सोचा था कि जोनाथन स्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका खोज रहा है, यह आदमी अलग था। उसने 1 साल पहले से ही पर्याप्त जांच की थी। अगर जोनाथन लगभग 1 साल से गायब नहीं होता तो वह बहुत पहले ही हमला कर चुका होता। तो तुम कौन हो? अपनी अटकलों की पुष्टि करने के लिए आदमी ने पूछा। कम से कम तुम समझदार हो। खैर, मैं विवान हूं और जोनाथन नहीं हूं। जोनाथन मेरे चचेरे भाई हैं। विवान ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। उसे लगा कि अगर वह थोड़ा और बोले तो शायद वह उन्हें ये बताने के लिए लुभा सके कि उन्हें किसने भेजा था। ओह, यह अप्रत्याशित है, आदमी ने कहा। क्या मैं तुम्हारी आईडी देख सकता हूं ताकि तुम्हारी पहचान की पुष्टि कर सकूं? उसने पूछा। दुर्भाग्य से मैंने अपनी आईडी रिजॉर्ट में अपने कमरे में छोड़ दी। लेकिन क्या मेरे आईडी के साथ एक स्कैन किया हुआ दस्तावेज काम करेगा? विवान ने अपना फोन निकालकर पूछा। कोई समस्या नहीं, आदमी ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं थी। इस समय तक विवान ने महसूस किया कि यह आदमी काफी मजबूत था। इसके अलावा ऐसा लगता था कि उसमें कुछ असामान्य था, लेकिन वह उस चीज पर उंगली नहीं रख सका जो उसे असामान्य लग रही थी। जहां तक आदमी के फोन निकालने के समय की बात थी, विवान ने विश्वास किया कि वह इस बात में काफी आत्मविश्वास रखता था कि वह उसके पास एक बंदूक होने पर भी उसे संभाल सकता है। विवान ने अपने फोन में दस्तावेजों को स्क्रॉल किया और फिर उनमें से एक का चयन किया। फिर उसने फोन आदमी की ओर फेंका। सरल आंदोलनों के साथ आदमी ने हवा में फोन को पकड़ लिया और स्क्रीन पर आईडी को देखा। विवान रॉय, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा जानता हूँ। तुम उस जुड़वा के बेटे हो जो कुछ दशकों पहले घर से भाग गया था। हे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे अस्तित्व के बारे में सभी समय से जानते हो। विवान ने ये शब्द कहते हुए हंस दिया, लेकिन उसकी आंखें तब ठंडी हो गई जब इस आदमी ने कहा कि उसे पता था कि उसकी मां वास्तव में उसे जन्म दिया था। क्या इसका मतलब ये था कि वह वास्तव में जानता था कि उसकी मां कहाँ थी? फोन लौटाते समय आदमी ने विवान की ठंडी आंखें देखीं। उसने बस हंसते हुए समझाया, इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए ये जानना मुश्किल नहीं है। वास्तव में जेज़्डा परिवार के कुछ लोग पहले से ही तुम्हारे अस्तित्व के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। विवान का चेहरा और भी गहरा हो गया। उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी और उसे इस आदमी से जितनी जानकारी मिल सके उतनी प्राप्त करनी होगी। खैर, चूंकि तुम जोनाथन नहीं हो और तुम्हारी गर्दन के लिए कोई भुगतान नहीं है, तो मैं बस चला जाऊंगा, आदमी ने कहा और मुड़कर जाने का इरादा किया। हालांकि विवान ने उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी वास्तव में ऐसा कुछ करेगा, फिर भी वह समय पर प्रतिक्रिया करने में सफल रहा। खैर, तुमने सोचा कि तुम बस मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन क्या तुमने मुझसे पूछा है कि क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा या नहीं? आदमी ने विवान को एक भौं चिढ़ाते हुए देखा और पूछा, क्या तुम अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हो? हे, बिल्कुल नहीं, विवान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और फिर अपनी शर्ट की आस्तीनें रोल करने लगा। फिर उसने कहा, तुम जानते हो, हालांकि इस बार तुम्हारा लक्ष्य मैं नहीं हूं, फिर भी जोनाथन मेरा चचेरा भाई है। तो क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा जब मुझे पता है कि तुम्हारे पास उसे मारने की मंशा है? हे, बिल्कुल नहीं, विवान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपनी शर्ट की आस्तीनें रोल करना शुरू किया। फिर उसने अपनी नज़रें आस्तीनों पर केंद्रित करते हुए कहा, तुम जानते हो, हालांकि इस बार तुम्हारा लक्ष्य मैं नहीं हूं, फिर भी जोनाथन मेरा चचेरा भाई है। तो क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा जब मुझे पता है कि तुम्हारे पास उसे मारने की मंशा है? आदमी ने भौहें चिढ़ाईं, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसके एक अधीनस्थ ने एक कदम आगे बढ़ाया और विवान पर झपट्टा मारा। तू बेवफा कुत्ते, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? वह स्पाइडर है, देश के शीर्ष 10 हत्यारों में से एक। उसने तुम्हें जीने की कृपा दी है, लेकिन तुम इसकी सराहना नहीं करते। क्या तुम
उस आदमी के कहने से पहले ही विवान ने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम अपने कुत्ते को काबू में रख सको तो अच्छा होगा, वरना जब वह मरा हुआ मिले तो तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। विवान का सामान्य रवैया स्पाइडर को सतर्क कर गया, लेकिन हालांकि वह सतर्क था, यह इतना नहीं था कि वह वास्तव में लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। इसके बजाय वह बस विवान की गतिविधियों पर ध्यान देने लगा। हालांकि वह विवान के अस्तित्व के बारे में जानता था, लेकिन वह उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था। उसने जोनाथन के गायब होने के बाद लगभग 6 महीने पहले उसकी जांच करना बंद कर दिया था, और सभी जांचों से उसने पाया कि विवान बस एक परेशान किशोर था। इस समय उसे जो आत्मविश्वास मिला था उसके बारे में वह निश्चित नहीं था। फिर भी वह यकीन कर रहा था कि वह ऐसे युवा के साथ आसानी से निपट सकता है। खैर, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम शायद मेरे कुत्तों को कम आंक रहे हो, स्पाइडर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा है? लेकिन मैं सीधे कुत्ते के मालिक से निपटना चाहूंगा, बजाय इसके कि भीड़ के माध्यम से जाऊं, विवान ने कहा। फिर उसने स्पाइडर को बोलने का मौका दिए बिना जारी रखा। ये सच है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन कुछ तथ्य हैं जो मुझे तुम्हें यहाँ रोकने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी कुछ सवालों के जवाब देने हैं। इसके अलावा सिर्फ ये सोचकर कि तुम मेरे चचेरे भाई को मारने की योजना बना रहे हो, मुझे वास्तव में खुशी नहीं मिलती। मैं तुम्हें जीने देना चाहूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि तुम बस एक पतंगे की तरह हो। खैर, मुझे बस अतिरिक्त काम के लिए जब मैं वापस जाऊंगा तो और अधिक बोनस का दावा करना होगा, स्पाइडर ने कहा, और फिर उसने अपने एक अधीनस्थ को कार्रवाई करने का इशारा किया। कोई समस्या नहीं, मैं वास्तव में तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रोकना चाहूंगा, लेकिन मेरे पास अभी भी तुम्हारी कुछ उपयोगिता है, विवान ने कहा। और जैसे ही उसने बात खत्म की, स्पाइडर का एक अधीनस्थ पहले से ही उसकी ओर बढ़ रहा था और एक पंच फेंका। इस आदमी की गति सामान्य वयस्क से अधिक थी, लेकिन विवान के सामने ये कुछ भी नहीं था। वह बस वही खड़ा रहा, कोई हरकत नहीं की। उसकी नज़रें अभी भी स्पाइडर पर थीं। हालांकि वह जानता था कि यह आदमी मजबूत है, लेकिन उसे यकीन था कि यह ज्यादा नहीं है। अन्यथा अगर यह व्यक्ति वास्तव में उससे मजबूत होता तो विवान को यकीन था कि सिस्टम ने उसे एक मिशन दिया होता और पहले से ही उसे इनाम दिया होता। खैर, जब तक सिस्टम एक ही समय में 2 कार्य नहीं दे सकता, ये वास्तव में खेदजनक होगा। जो आदमी विवान पर हमला कर रहा था, उसने देखा कि विवान ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि उसका पंच पहले से ही उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था। उसने सोचा कि विवान डर के मारे जम गया है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि वह सामने खड़े आकर्षक चेहरे को तोड़ देगा। जैसे ही पंच विवान के चेहरे के करीब आया, विवान ने अंततः प्रतिक्रिया दी। तेज गति से उसने उस आदमी की ओर एक थप्पड़ फेंका। पार पार पार, जंगल में एक थप्पड़ की आवाज गूंज उठी और ये कुछ बार गूंजा, और जिस आदमी को उसके दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा गया था, वह 270 डिग्रीज की साइडवेज फ्लिप करने के लिए मजबूर हो गया, इससे पहले कि उसका सिर जमीन पर लगे। जैसे ही विवान का हाथ जुड़ा और उसमें बल स्थानांतरित हुआ, उस आदमी ने कुछ दांत खो दिए और जमीन पर गिरने से पहले ही बेहोश हो गया। स्पाइडर के पीछे खड़े 2 आदमी, जो विवान को पीटते हुए देखने की उम्मीद कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि उनका साथी बस हवा में पलट गया तो वे दंग रह गए। उनके मुंह खुले रह गए जब उन्होंने विवान को अविश्वास से देखा। फिर उन्होंने उस आदमी की ओर देखा जो पहले से ही जमीन पर था, वह पहले से ही बेहोश था। उन्होंने तुरंत कड़ी निगल ली, खासकर उस आदमी ने जो पहले विवान पर चिल्ला रहा था। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वास्तव में ये कैसे हुआ। उन्होंने देखा कि पंच विवान के चेहरे को मारने वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड में उनका साथी नीचे गिर गया जब उन्होंने थप्पड़ की आवाज सुनी। दूसरी ओर स्पाइडर ने विवान के हाथ को धुंधला होते हुए देखा, लेकिन वह खुद ये नहीं देख सका कि ये कैसे हुआ, क्योंकि वह भी विवान के हाथ की गति को नहीं पकड़ सका। ये जानकर कि उसके अन्य अधीनस्थ विवान का सामना नहीं कर सकते, उसने खुद आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि वह ये देखकर हैरान था कि विवान इतना मजबूत था, लेकिन उसने नहीं सोचा कि विवान उससे मजबूत था। जब स्पाइडर ने अंततः खुद से आगे बढ़ने का फैसला किया, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे पूरी ताकत से लड़ने पर मजबूर कर सकोगे। मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि इस बार मेरी सीमा क्या है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। लेकिन अंत में जब उसने स्पाइडर की गति और आंदोलनों को देखा, तो वह अपने दिल में शिकायत करने से नहीं रोक सका, आगे आओ। यह आदमी शौकिया कैसे हो सकता है? इतनी बड़ाई के साथ मैंने सोचा कि वह वास्तव में मेरे साथ मुकाबला करेगा और मुझे एक असली लड़ाई का अनुभव कराएगा। क्या निराशा है। विवान की पेशेवर लड़ाकू क्षमता केवल इस बात का मामला नहीं था कि उसके पास 5 पुरुषों की ताकत थी, बल्कि यह एक पेशेवर लड़ाकू की ताकत और लड़ाई का अनुभव भी था।
इसलिए वह आसानी से बता सकता था कि स्पाइडर लड़ाई में एक नौसिखिया था। हालांकि उसके पास कुछ ताकत हो सकती थी, वह विवान का सामना करने के लिए बहुत कमजोर था। अगर विवान 5 पुरुषों का संयोजन था, तो स्पाइडर वास्तव में 2 और आधे पुरुषों का संयोजन था। और उसकी लड़ाई की क्षमताएं, हालांकि एक हत्यारे के रूप में स्पाइडर ने कई जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव किया था, उसकी क्षमताएं विवान की नज़रों में अभी भी निम्न थीं। जब स्पाइडर ने देखा कि विवान अब उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है, हालांकि वह हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में अच्छा था, स्पाइडर विवान पर गुस्सा होने से नहीं रोक सका। ठीक उसी क्षण उसने तय किया कि वह विवान को एक क्रूर मौत देने के लिए सुनिश्चित करेगा, क्योंकि उसने उस पर तिरस्कार किया था। जब उसने इसके बारे में सोचा, उसकी आंखें अत्यधिक ठंडी हो गईं और उसकी हत्या की मंशा हवा में फैल गई। फिर उसने तुरंत विवान पर एक किक मारी, सोचते हुए कि अगर वह उस मौके का फायदा उठा सके जब विवान अभी भी उसे कम आंक रहा था, तो वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। टप, किक लगी, लेकिन स्पाइडर की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि उसकी दाहिनी टांग अभी भी किकिंग स्थिति में लटकी हुई है। इस समय उसकी किक, जो बहुत शक्ति से भरी हुई थी, वास्तव में लक्ष्य पर लगी थी, क्योंकि लक्ष्य हिला नहीं। लेकिन टांग वास्तव में विवान के हाथ में लगी, जिसने आसानी से किक को ब्लॉक कर दिया, जैसे कि किक के पीछे कोई शक्ति नहीं थी। विवान ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां मोड़ी और स्पाइडर की टांग को पकड़ लिया। स्पाइडर अपनी टांग को वापस खींचना चाहता था, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि विवान ने पहले ही कार्रवाई की थी। अपने बाएं हाथ में कुछ ताकत डालते हुए विवान ने स्पाइडर को अपनी टांग से खींचा और फिर उसे फेंक दिया। अपनी ताकत के साथ उसके लिए एक आदमी को फेंकना मुश्किल नहीं था। स्पाइडर ने उम्मीद नहीं की थी कि विवान ऐसा कुछ करेगा, और जब उसने देखा कि वह एक पेड़ से टकराने वाला है, तो उसने तुरंत अपने हाथों से अपने सिर की रक्षा करने की कोशिश की। बंद थड, जिस गति से उसे फेंका गया वह इतनी तेज थी कि जैसे ही उसका शरीर पहले पेड़ की छाल से टकराया, एक टकराने की आवाज आई और फिर वह जमीन पर गिर गया। इस क्षण में स्पाइडर ने समझा कि किसी से डरने का क्या मतलब होता है। एक हाथ से 60 किलोग्राम से अधिक वजन के आदमी को फेंकने की क्षमता और इसे आसानी से करने की क्षमता, विवान वास्तव में किस प्रकार की ताकत रखता था। इस समय स्पाइडर महसूस कर रहा था कि उसे चोट लगी है और उसकी लड़ाई की ताकत बहुत कम हो गई है। उसे महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है और हर साधारण हरकत करने पर उसे बहुत दर्द हो रहा है। जब विवान ने देखा कि स्पाइडर वास्तव में खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम वास्तव में देश के शीर्ष 10 हत्यारों में से एक हो, तो तुम एक निराशा हो। तुम इतने कमजोर हो कि तुम मेरी एक चाल से ही गिर पड़े। विवान के शब्द सुनकर स्पाइडर, जो पहले अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, गुस्से में अपने दांतों को किटकिटाने लगा। लेकिन फिर भी वह जानता था कि वह विवान का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के लिए, खासकर अपने अधीनस्थों के सामने, उसने जमीन पर रहना जारी नहीं रखा। उसने फिर भी अपने दांतों को किटकिटाते हुए खड़ा होने की कोशिश की, जबकि उसकी रीढ़ में जो दर्द था वह उसे महसूस हो रहा था। वह भाग्यशाली था कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, अन्यथा उसकी उंगलियां तुरंत लकवाग्रस्त हो जातीं। और अब वह केवल पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हो सकता था ताकि वह जमीन पर न गिरे। तो क्यों नहीं तुम मुझे बताते कि तुम मेरी माँ के बारे में कैसे और क्यों जानते हो? और अगर तुम कर सको तो ये भी बताओ कि तुम्हें जोनाथन को मारने के लिए किसने भेजा? विवान ने अपने हाथ ताली बजाते हुए कहा और ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। एक हत्यारे के लिए विवान कभी भी दयालु नहीं होगा। अगर उसे पहली बार मारना पड़ा तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेगा। आखिरकार अगर उसने नहीं मारा तो वह खुद मारा जाएगा। इसके अलावा कौन यह सुनिश्चित कर सकता है कि इस आदमी को भविष्य में उसे या उसके प्रियजनों को मारने का मिशन नहीं दिया जाएगा? इसलिए उसने भविष्य में आने वाले खतरों को छोड़ने की हिम्मत नहीं की, जिससे उसे अपने निर्णयों पर पछतावा हो। छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। अभी भी बहुत दर्द में स्पाइडर ने जवाब दिया। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या ये तुम्हें बोलने पर मजबूर करेगा, विवान ने कहा और फिर उस आदमी के गर्दन पर पैर रखा जो पहले से ही बेहोश था। क्रैक, हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी जब विवान ने उस आदमी की गर्दन को कुचल दिया, उसकी जिंदगी समाप्त कर दी। स्पाइडर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विवान उसके लिए ऐसा कदम उठाएगा। उसके साथ जो 3 लोग थे, वे वास्तव में वे थे जिन्हें उसने वर्षों से प्रशिक्षित किया था। जब उसने महसूस किया कि वे अच्छे हैं, तो वह उन्हें उन मिशनों पर ले जाता था जो खतरनाक नहीं होते थे। वे वही थे जो पहले उसका पीछा करते थे और उसे सूचित करते थे। अगर प्रतिकूलता कमजोर होती तो वह उन्हें काम पूरा करने देता। इसलिए इस समय तक उसने उनके साथ कुछ अच्छे संबंध विकसित किए थे और वे उसके लिए परिवार की तरह थे। उनमें से एक की मौत देखकर वह दुखी और गुस्से में था। अब क्या तुम बात कर सकते हो? विवान की आवाज उसके कानों में गूंज गई। अब क्या?
क्या तुम बात कर सकते हो? विवान की आवाज उसके कानों में गूंज गई। दूसरे दो अधीनस्थों को इस समय ये नहीं पता था कि क्या करना है। उनके मन में अराजकता थी। डर के अलावा वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें जितना हो सके दूर भागने की इच्छा थी, लेकिन अंत में उनके प्रति स्पाइडर की वफादारी ने उन्हें संकोच में डाल दिया। स्पाइडर ही था जो उनकी देखभाल कर रहा था। उसने उन्हें उनके सबसे बुरे हालात में बचाया था, इसलिए वे उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि वे जानते थे कि वे विवान का मुकाबला नहीं कर सकते, ये देखते हुए कि वह आसानी से स्पाइडर को हरा सकता था, जो उनके लिए एक सर्वोच्च प्राणी की तरह था। जब विवान ने देखा कि स्पाइडर कुछ नहीं कह रहा है, तो उसने अपनी नज़रें वहां खड़े दो पुरुषों पर डाल दी, जो अभी भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना है। विवान के कार्यों को देखकर स्पाइडर घबरा गया और पूछा, क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम उन्हें तब तक जिंदा रखोगे जब तक मैं तुम्हें जानकारी दूं? विवान ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा कि जो चीज़ मुझे फिर से काटने आएगी? मैं पहले से ही उनके प्रति नफरत देख सकता हूँ। क्या तुम सोचते हो कि उन्हें जिंदा छोड़कर मैं उन्हें मुझसे प्यार करने या इस घटना को भुलाने पर मजबूर कर सकता हूँ? ऐसा नहीं होने वाला। स्पाइडर कुछ कहने से पहले ही विवान ने जारी रखा, इस पर ज्यादा मत सोचो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे सौदेबाजी की स्थिति में हो। मैं तुम्हें केवल यह वादा कर सकता हूं कि तुम सभी को एक तेज और दर्द रहित मौत मिलेगी। स्पाइडर का दिल बैठ गया। उसने वास्तव में इन तीनों को अपने साथ लाया था क्योंकि उसने सोचा था कि मिशन सरल होगा। अंत में उसने उन्हें मौत के मुंह में डाल दिया। हालांकि उसने सोचा कि अंत में वे सभी मर जाएंगे, चाहे उसने जानकारी दी हो या नहीं। उसने सोचा कि अगर वे दोनों एक साधारण और दर्द रहित मौत मर सके तो यह अच्छा होगा, बजाय एक क्रूर मौत के। विवान की ठंडी आंखों को देखकर और यह देखकर कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उनमें से एक को मार डाला, इसका मतलब था कि वह वास्तव में जो कहा था वह करेगा। दूसरी ओर यह नहीं था कि विवान एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था, बल्कि ये सिर्फ इतना था कि अगर कुछ ऐसा था जो उसे गुस्सा दिलाता तो वह उसकी मां को नुकसान पहुंचाने से संबंधित होता। एक हत्यारे के पास उसकी मां के बारे में जानकारी होना निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था। वह निश्चित रूप से मारने के लिए तैयार होगा जब तक कि उसे ऐसा करने की आवश्यकता थी। और दूसरे आदमी को मारने के बाद उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हाथों पर कई निर्दोष लोगों का खून था, इसलिए उसे खत्म करना गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। जो मुझे जोनाथन को मारने के लिए भेजा गया था, वह तुम्हारा दूसरा चाचा है। वह चाहता है कि उसका बेटा 5 साल में परिवार का प्रमुख बने। और तुम्हारी माँ के बारे में जानकारी कैसे मिली, ये भी तुम्हारे दूसरे चाचा के कारण है। स्पाइडर ने समझाना शुरू किया। उसके शब्द टूट रहे थे क्योंकि वह जो दर्द महसूस कर रहा था उसे सहन करने की कोशिश कर रहा था। उसे तुम्हारी माँ के बारे में बहुत समय पहले से पता था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह उसकी मौत में भी शामिल हो सकता है। स्पाइडर ने जारी रखा। जब विवान ने सुना कि उसके दूसरे चाचा उसकी माँ की मौत में शामिल हो सकते हैं तो उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने अभी अभी महसूस किया था कि उसकी माँ की मौत में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अंत में, हालांकि ये 100% पुष्टि नहीं थी, कम से कम उसकी भागीदारी वहां थी। कुछ और? विवान ने पूछा। ये जानकर कि यह अंत की ओर बढ़ रहा है, स्पाइडर ने सिर हिलाया और कहा, कुछ खास नहीं, बस अपना वादा निभाना। जब देखा कि कहने के लिए कुछ नहीं है, विवान ने तुरंत कार्रवाई की। इससे पहले कि दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, उनके गर्दनें टूट गईं और वे जमीन पर बेहोश गिर पड़े। इसके बाद विवान ने अपनी अद्भुत ताकत का उपयोग करके स्पाइडर की गर्दन तोड़कर उसे मार डाला। ये सब करने के बाद उसने अपनी अगली कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसने तीनों के फोन खोजे और ले लिए। फिर एक समस्या आई, वह शवों के साथ कैसे निपटेगा। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उसने कुछ समय सोचा और फिर तय किया कि अगर प्राइवेट टीम इससे निपट सके तो यह अच्छा होगा। बस ये था कि टीम पूरी तरह से उसके प्रति वफादार नहीं थी, इसलिए वह उन्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। कुछ समय तक सोचने के बाद उसने सबसे अच्छा समाधान पाया। अपने फ़ोन को निकालते हुए उसने एक कॉल की। हाँ, तुमने मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया? अभी तो 3 घंटे भी नहीं हुए। क्या तुम्हें किसी चीज़ में मदद चाहिए? जोनाथन ने पूछा। वास्तव में यह उल्टा होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मदद करो जब मैंने कर्ज चुकता किया हो। विवान ने कहा। इसका क्या मतलब है? जोनाथन उलझन में था। खैर, यहाँ एक आदमी है जो खुद को स्पाइडर कहता है। वह तुम्हें मारने आया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने मुझे तुम्हारे लिए समझ लिया और मुझ पर हमला कर दिया। विवान ने जो हुआ उसे समझाया। जोनाथन पूरी तरह से हैरान था कि विवान पर वास्तव में हमला किया गया।
इसके अलावा वह सोच रहा था कि यह स्पाइडर नाम का व्यक्ति उसकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सका। लेकिन जब उसने सोचा कि उसने अपने अधीनस्थों को वाइपर के साथ लड़ाई के दृश्य को साफ करने के लिए बुलाया था, शायद कोई ऐसा था जिसने ये जानकारी प्राप्त की थी कि वे वोलेंट सिटी आए हैं। लेकिन जो वह नहीं समझ पा रहा था वह ये था कि वह हत्यारा यहाँ सिर्फ कुछ घंटों में कैसे पहुंच गया। एक को ये जानना चाहिए कि कर्तू सिटी और वोलेंट सिटी के बीच की दूरी ऐसी नहीं थी जिसे 3 घंटे में केवल एक विमान का उपयोग करके तय किया जा सके। किसी भी मामले में उसने विमान के शब्दों में कुछ पकड़ा। क्या तुम सुनिश्चित हो कि इस बार जो व्यक्ति आया वह स्पाइडर था? उसने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, उसके हाथ पर एक मकड़ी का टैटू है। उसने खुद को वही बताया और मैं कह सकता हूं कि उसके पास कुछ लड़ाई की क्षमता थी। विवान ने समझाया, ये वही होना चाहिए। वह देश का 7वां सबसे शीर्ष हत्यारा है। वह शक्तिशाली है और अगर उसने मुझे मेरी वर्तमान स्थिति में पकड़ लिया होता तो मुझे यकीन है कि मैं मर गया होता। लेकिन तुम उसे संदर्भित करते समय अतीत के काल का उपयोग क्यों कर रहे हो? जोनाथन ने स्पाइडर के बारे में गंभीरता से कहा। वह मर गया। वह मेरी एक चाल के बाद भी खड़ा नहीं हो सका। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना कमजोर था। विवान ने कहा, क्या तुम सच में कह रहे हो कि वह मर गया? अगर वह नहीं है तो कोशिश करो कि तुम उससे बचो। तुम मेरे अधीनस्थों के आने तक उसका इंतजार कर सकते हो। जोनाथन ने कहा, आओ, मैंने पहले ही कहा कि यह आदमी मर गया। मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा था ताकि तुम किसी को भेज सको जो यहाँ आकर दृश्य को साफ कर सके। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए मेरे पास इससे निपटने के लिए संसाधन नहीं है। विवान ने समझाया। जोनाथन को विश्वास नहीं हो रहा था जब उसने सुना कि यह सच है कि स्पाइडर मर गया। लेकिन विवान की गंभीर आवाज़ सुनकर उसे इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे स्थान बताओ और मैं उन्हें लगभग 20 मिनट में वहां भेज दूंगा, जोनाथन ने कहा। उसके अधीनस्थ हमेशा पश्चिमी प्रांत में रहे थे। बस ये था कि उसने अब तक उनके साथ बातचीत नहीं की थी आज तक, और अब वे वोलेंट सिटी के आसपास कहीं होंगे। इसलिए उसे यकीन था कि वे 20 मिनट के भीतर विवान के पास पहुंच जाएंगे। विवान ने उसे पिन की गई स्थिति भेजी और फिर उसने विदाई ली। दृश्य को साफ करना आसान होगा क्योंकि वहां कोई खून नहीं था, केवल समस्या शवों को निपटाने की थी। बाहर निकलने के बाद उसने तय किया कि वह अपने बुक किए गए कमरे में वापस जाएगा। उसने उस दिन लड़कियों के करीब जाने का कोई इरादा नहीं बनाया क्योंकि वह अभी भी नहीं जानता था कि उसे मारने की मंशा किसकी थी। अगर दूसरी पार्टी ने उसे लड़कियों के साथ देखा तो वे बंधक के रूप में इस्तेमाल हो सकते थे और वे ऐसी चीज के लिए घायल हो सकते थे जो वास्तव में उनके लिए संबंधित नहीं थी। उस रात लगभग 9 बजे श्रेयंका आखिरकार आई। उसने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत वाइपर की जांच शुरू कर दी। वह विवान की मुख्य चिंता थी क्योंकि वह उसका मुख्य लक्ष्य था। वह जानना चाहता था कि उसे किसने भेजा था। श्रेयंका की क्षमताओं के साथ उसने आसानी से फोन का पासवर्ड तोड़ दिया और उसे एक्सेस किया। इसके बाद उसने संपर्क इतिहास को देखना शुरू किया। उसने पाया कि सभी कॉल का इतिहास हटा दिया गया था, लेकिन कोई बात नहीं। हालांकि वे फोन पर नहीं थे, लेकिन डेटा अभी भी कहीं रिकॉर्ड किया गया था। इसलिए उसने आसानी से हैक किया और इस महीने की गई कॉल लॉग्स को खोज निकाला। काफी समय बाद उसकी लैपटॉप की स्क्रीन पर नामों की एक सूची प्रकट हुई। विवान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा, ये देखने की कोशिश की कि क्या वहां कोई ऐसा है जिसे वह जानता था और जिसने वास्तव में ठेकेदार से संपर्क किया था। वह निश्चित था कि दूसरी पार्टी को कोई ऐसा होना चाहिए जिससे उसने बातचीत की हो। भले ही वह दूसरी पार्टी के विवरण को जानने में असफल रहा, लेकिन वह कम से कम नाम जानता था। उसने सबसे पुराने कॉल से शुरू किया। वह गिरता रहा जब तक कि उसने एक ऐसा नाम नहीं पाया जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। वह मैरियन थी। विवान उसे जानता था क्योंकि वह धीरेन्द्र की पत्नियों में से एक थी और वह कायला की मां थी। जैसे ही उसने पाया कि उसने वास्तव में एक कॉल की थी, विवान की आंखें सिकुड़ गईं। उसने श्रेयंका से कहा कि वह दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो चलाए। बातचीत से विवान ने पाया कि वह वही थी जिसने वाइपर से वोलेंट सिटी में कायला से मिलने के लिए कहा था क्योंकि उसके पास उसके लिए कुछ था। ये जानकर कि कायला भी शामिल थी, विवान ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने बस कायला का नाम खोजा और पाया कि वास्तव में उसी दिन उनके बीच एक बातचीत हुई थी। और पहले की बातचीत में यह उस कमरे के बारे में था जहां वे व्यापार पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। दूसरी बातचीत में कायला वाइपर को सूचित कर रही थी कि लक्ष्य वास्तव में रिजॉर्ट में मौजूद था। इन सभी सुरागों के साथ विवान ये कैसे नहीं जान सकता था कि उसे मारने की मंशा किसकी थी। कायला उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसने उसे मारने के लिए क्या किया था? ये एक सवाल था जिसका जवाब केवल वह दे सकती थी। श्रेयंका, पता करो कि वह अब कहाँ है, और अगर वह रिजॉर्ट में अपने कमरे में है तो मैं अभी वहां जा रहा हूं। विवान ने कहा, जी मास्टर।
श्रेयंका ने सिर हिलाया और विवान से अपना लैपटॉप ले लिया। कुछ ही क्षणों में उसने तेजी से टाइप करना शुरू कर दिया। लगभग 2 मिनट बाद उसने रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया। वीडियो में केवल गलियारे के दृश्य थे, कमरे के नहीं। किसी भी मामले में वीडियो को पीछे की ओर चलाना शुरू किया गया ताकि समय की बचत हो सके। अगर वह कमरे से बाहर गई होती तो उसे पता चल जाता। कुछ समय बाद श्रेयंका ने पाया कि वह अभी भी कमरे में है और विवान को इसके बारे में सूचित किया। विवान ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया और उस कमरे की ओर बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने सान्या को देखा जो दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी। दरवाजा उसके सामने खुलते देख सान्या पहले तो हैरान हुई, फिर जब उसने विवान को बाहर आते देखा तो वह उत्साहित हो गई। वह बस ये पूछने ही वाली थी कि वह पूरे दिन उससे क्यों बच रहा था, जब अचानक उसने श्रेयंका की आकृति कमरे के अंदर देखी। उसका दिल उस क्षण ठंडा हो गया। वह बस विश्वास नहीं कर पा रही थी कि विवान ने उसे इसलिए टाला क्योंकि उसके साथ एक महिला थी। उदास महसूस करते हुए उसने तुरंत मुड़कर भागना शुरू कर दिया, विवान को कुछ पूछने का मौका दिए बिना। विवान हैरान रह गया, ये सोचते हुए कि क्या हो रहा है। सान्या एक पल में मुस्कुरा रही थी और अगले ही पल वह लाल आंखों के साथ भाग गई। यह नहीं जानकर कि उसने क्या गलत किया, विवान ने सिर हिलाया और श्रेयंका को बुलाया। श्रेयंका, क्या तुम उसके पास जा सकती हो जब तक मैं वापस नहीं आता? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है मास्टर, श्रेयंका ने सहमति दी और फिर सान्या का पीछा करते हुए वहां से चली गई। अपनी गति और कौशल के साथ वह आसानी से उसकी रक्षा कर सकती थी और सुनिश्चित कर सकती थी कि सान्या अंधेरे से सुरक्षित है। श्रेयंका को जाते हुए देखकर विवान का चेहरा थोड़ा आराम से हो गया। फिर वह बाहर निकला और ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। वह उस कमरे की ओर जा रहा था जहां कायला ठहरी हुई थी। कुछ ही समय बाद वह कमरे नंबर 1278 के सामने पहुंच गया। गहरी सांस लेकर और यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी सभी भावनाएं सही जगह पर हैं, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। फिर उसने दरवाजे की ओर बढ़ते कदमों की आवाज सुनी। फिर एक क्लिक के साथ दरवाजा अनलॉक हुआ लेकिन नहीं खोला गया। जो जानकारी उसे मिली थी उसके अनुसार विवान जानता था कि वाइपर को आज रात आना था जब वह मिशन पूरा कर लेगा। इसलिए विवान ने बिना हिचकिचाहट के दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तुम कितने कुशल हो वाइपर, तुमने ठीक उसी तरह व्यापार पूरा किया जैसा तुमने कहा था। मुझे लगता है कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। पीछे देखे बिना कायला जो गुलाबी पजामे में थी, जो उसकी कर्व्स को उजागर कर रहा था, सोफे की ओर बढ़ी। विवान ने कुछ नहीं कहा और बस उसके पीछे चला गया। उसने पुष्टि कर ली थी कि वह वास्तव में वही थी जिसने उसे मारने की योजना बनाई थी। लेकिन वह जानना चाहता था कि क्यों। तुम इतनी चुप क्यों हो? कायला ने कहा, लेकिन वह वाक्य बीच में ही रुक गई जब उसने देखा कि वाइपर के बजाय विवान अंदर आया है। उसका चेहरा बदल गया लेकिन उसने फिर भी एक मुस्कान खींचने की कोशिश की और आश्चर्य से पूछा, ओह विवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुस्कान नकली थी लेकिन उसकी आवाज में आश्चर्य वास्तविक था। वह पूरी तरह से हैरान थी कि विवान यहाँ आया है वाइपर के बजाय। और वह तो मर चुका था लेकिन वह उसके सामने जीवित खड़ा था। एक और बात जो वह समझ नहीं पा रही थी वह ये थी कि विवान को यह कैसे पता चला कि वह कहाँ ठहरी हुई थी। उसके अनुसार भले ही विवान को पता होता कि वह कहाँ है, वह उससे मिलने नहीं आता, खासकर रात में। क्या कुछ हुआ है? क्या वाइपर ने मुझे धोखा दिया है? उसके मन में कई विचार दौड़ने लगे, ये सोचते हुए कि क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए अगर विवान वास्तव में जानता था कि उसे मारने का मिशन दिया गया था। अच्छा है कि तुमसे मिल रहा हूँ बहन, मैं यहाँ मिलने आया हूँ। क्या ये बुरा है कि मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ जब मुझे पता चला कि वह यहाँ है? विवान ने उसे एक चमकदार मुस्कान देते हुए पूछा। पहली बार कायला को यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसका ये छोटा भाई वास्तव में हैंडसम है। लेकिन इस क्षण में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि कुछ गलत है। विवान ने उसे 10 साल की उम्र के बाद से कभी बहन नहीं कहा। अचानक उसे बहन कहने का मतलब था कि कुछ सही नहीं था। इसके अलावा ये 1 दशक से अधिक समय में पहली बार था जब उसने विवान को इतनी चमकीली मुस्कान के साथ देखा। लेकिन वह अभी भी देख सकती थी कि हालांकि विवान मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। तुम्हारे लिए ऐसा करना बुरा नहीं है, लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि मैं यहाँ हूँ? कायला ने अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए पूछा। बिना जवाब दिए विवान बस सोफे पर बैठ गया और कायला को बैठने का इशारा किया। कायला तुरंत समझ गई कि विवान के व्यवहार में कुछ गलत था। ये वास्तव में पहली बार था जब उसने विवान को इतना साहसी देखा। पहले वह कभी भी उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं करता था, उसे कुछ करने के लिए निर्देश देने की तो बात ही छोड़ दो।
और हालांकि यह सच था कि वह कभी कभी जवाब दे सकता था, ये केवल कुछ दुर्लभ अवसरों पर ही होता था। यह नहीं जानकर कि वह यहाँ क्यों है, उसने फिर भी उसके सामने बैठने का फैसला किया और उसके बोलने का इंतजार किया। अब भी मुस्कुराते हुए विवान ने कहा, वास्तव में मैंने ये पता लगाया कि तुम यहाँ सीसीटीवी फुटेज देखकर हो, और मैंने तुम्हें ये कहते सुना कि तुम यहाँ हो। कायला स्थिति को लेकर और भी अधिक उलझन में पड़ गई। सीसीटीवी फुटेज देखना, उसे ये कहते सुनना कि वह यहाँ है, ये कैसे संभव था? मजाक मत करो, तुम सच में मुझे यहाँ कैसे मिले? कायला ने हंसते हुए पूछा। उसने अपनी सामान्य निर्दोष अभिव्यक्ति को बनाए रखा। खैर, यह सच है, मैंने तुम्हें किसी को वाइपर कहकर ये कहते सुना कि वह इस कमरे में तुम्हें खोजने आया है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम यहाँ हो, मुझे रिजॉर्ट के फुटेज को देखना पड़ा ताकि मैं तब न आऊं जब तुम वहां नहीं हो। विवान ने धैर्यपूर्वक समझाया। जब उसने विवान के शब्द सुने तो कायला का मुस्कुराता चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने विवान को आश्चर्यचकित होकर देखा, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहना है। इस समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, वह नहीं जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। अगर विवान को उसके और वाइपर के बारे में पता था, तो इसका मतलब था कि वह वास्तव में जानता था कि वह उसे मारना चाहती थी। और अब वह यहाँ उसकी हत्या के कारण की पुष्टि करने आया था, या वह बस ये सुनिश्चित करने आया था कि वह वास्तव में इसके पीछे थी। कमजोरी न दिखाने की कोशिश करते हुए उसने पूछा, वाइपर कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? उसने सवाल खत्म करते ही अचानक महसूस किया कि उसने एक गलती की है। हे, क्या तुम कुछ व्यवहारिक सोच सकती हो? जब मैं अंदर आ रहा था, मैंने तुम्हें ये कहते सुना कि वाइपर कुशल था और उसने समय पर काम पूरा कर लिया। अब तुम वाइपर को नहीं जानती? विवान ने हंसते हुए पूछा। ये स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता न देखकर कायला ने अंततः अपनी दूसरी तरफ का चेहरा दिखा दिया। उसकी आंखें ठंडी और लगभग उदासीन थीं जब उसने विवान को घूरा। तुम क्या चाहते हो विवान? बस सीधे मुद्दे पर आओ और गोल गोल बातें करना बंद करो, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब पहले की तरह चंचल नहीं थी। मुझे अच्छा लगता है कि तुम अब मुझे असली तुम दिखा रही हो, बहन। तो क्यों न तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? जितना मुझे याद है, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम टकराए हों कि ये स्थिति पैदा हो जाए जहां तुम मुझे मारना चाहोगी। विवान ने अब मुस्कुराते हुए नहीं बल्कि गंभीरता से पूछा। उसकी आवाज़ ठीक उसकी तरह बेहद ठंडी थी। बस इतना था कि उसकी आवाज़ कई गुना ठंडी थी, जिससे कायला को थोड़ी सिहरन महसूस हुई। मुझे पता है कि तुम शायद यह नहीं जानते, लेकिन असली कारण कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ बस ये है कि मैं नहीं चाहती कि तुम उस सिन्हा परिवार की लड़की से शादी करो। बस इतना ही, कायला ने कहा। विवान ने उसे आश्चर्य से देखा। फिर उसने पूछा, और तुम मुझ पर निशाना क्यों साध रही हो, बजाय इसके कि सगाई के आरंभकर्ता पर निशाना साधो? तुम जानती हो, मुझे वह पसंद नहीं है। अगर वह चली जाती है तो शादी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं मर गया तो वह अंत तक जांच करेगी और पता लगाएगी कि इसके पीछे कौन था। यही तुम्हारी गलती है विवान। अगर मैं उसे मार दूं तो ये तुम्हें मारने से भी बुरा होगा। अगर वह मर जाती है तो मुझे यकीन है कि उसका दादा ये सुनिश्चित करेगा कि उसकी मौत के पीछे कौन है, और यह सुनिश्चित करेगा कि वह व्यक्ति एक क्रूर मौत मरे। यहाँ तक कि परिवार भी शामिल होगा। आखिरकार वह सिन्हा परिवार की वंशज है, कायला ने रुकते हुए कहा। जब विवान ने देखा कि उसकी ध्यान कायला पर है तो उसने जारी रखा, दूसरी ओर अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मुझे यकीन है कि शादी नहीं होगी, और उस बूढ़े आदमी के लिए मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे लिए, जिसे संभावित ससुराल वाला माना जा सकता है, के लिए इतना दूर नहीं जाएगा। विवान उसके दिमाग से हैरान था। फिर भी वह ये कह सकता था कि यही उसकी चतुराई थी जिसने उसे मुसीबत में डाल दिया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे नाराज करना वास्तव में सबसे खराब विकल्प होगा जो वह बना सकती थी। न केवल हत्या असफल हुई, बल्कि वह इस समय उसके सामने था। मैं कह सकता हूं कि तुम हमेशा की तरह एक तेज दिमाग रखती हो, लेकिन क्या तुम सोचती हो कि मैं इतना बेवकूफ़ हूं कि यह मान लूं कि तुम बस इसलिए मुझे मारना चाहती हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं उस लड़की से शादी करूं? मुझे पता है कि यह सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो तुम मुझसे क्या छिपा रही हो, बहन? विवान ने पूछा। जब कायला ने देखा कि विवान चीजों को वैसा नहीं छोड़ रहा है और वह और अधिक जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। और हर बार जब उसने उसे बहन कहकर बुलाया तो उसे उसकी आवाज़ में ठंडक महसूस हुई। अपनी हिम्मत जुटाते हुए उसने अपनी हरी आंखें उठाईं और उसकी नीली आंखों में गहराई से घूरा। फिर उसने पूछा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? अपने साहस को जुटाते हुए उसने अपनी हरी आंखें उठाईं और विवान की नीली आंखों में गहराई से घूरा। फिर उसने पूछा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? विवान बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ।
उसने सामने बैठी कायला की ओर देखा और मुस्कुराया। यह मुस्कान कायला को चौंका गई। उसके अनुसार विवान को निराश होना चाहिए था और उसे धमकाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अब उसकी आंखों में मौजूद सामान्य ठंडक के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जो ये दिखाए कि वह गुस्से में है। क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि तुम क्या मान रही हो। आखिरकार, अगर मैं तुम्हारे और वाइपर के बीच लेन देन की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ, तो तुम्हें अब तक पता होना चाहिए कि मेरे पास क्षमताएं हैं। उसने बोलना खत्म करते ही अपने पैरों पर खड़ा होकर वहां से चला गया। सही है, वह उसे सिर्फ इसलिए नहीं मारना चाहता था क्योंकि उसने उसे मारने की योजना बनाई थी। नहीं, उसे पहले ये सुनिश्चित करना था कि वह उसके सभी सहयोगियों को ढूंढ ले। कायला 21 साल की उम्र में निश्चित रूप से इन सभी चीजों को करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए विवान की शुरुआत उन अपराधियों के भागीदारों को खोजने से होगी। इस समय केवल एक भागीदार था जिसे वह जानता था, वह था मैरियन, कायला की मां। लेकिन उसे यकीन था कि केवल वही नहीं था, और इसके परिणामस्वरूप उसे थोड़ी और रिसर्च करनी होगी। जब उसने विवान को जाते हुए देखा तो कायला का चेहरा अंधेरा हो गया। वह विवान के शब्दों से जान गई थी कि वह इस पर हार मानने वाला नहीं था। वह ये जानने जा रहा था कि उसे क्यों निशाना बनाया गया। फिर भी जब उसने उन लोगों के बारे में सोचा जो शामिल थे, तो उसे विश्वास था कि चाहे विवान कितना भी मजबूत हो, वह उन्हें या असली कारण को नहीं ढूंढ पाएगा। अंत में, हालांकि वह निश्चित थी कि विवान जानकारी नहीं पा सकेगा, उसने एहतियात बरतने और उसके प्रति सतर्क रहने का फैसला किया। दुर्घटनाएं होती हैं, और उनमें से एक अभी हाल ही में हुई थी जब विवान ने पाया कि उसने उसके खिलाफ एक हत्यारा भेजा था। दूसरी बात वह ये थी कि विवान में पिछले बार मिलने के बाद से जो बदलाव आया था। उसे उसकी क्षमताओं के बारे में यकीन नहीं था, लेकिन उसे उसके बारे में जल्दी से जांच करनी होगी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना फोन निकाला और कॉल करने का फैसला किया। उसे अपनी मां को सूचित करना था कि उसकी योजना विफल हो गई है। अलिप्सस लॉजिंग क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद सान्या ने एक ऐसा स्थान खोजने का फैसला किया जहां कोई उसे न ढूंढ सके, ताकि वह अपने धड़कते और दर्द करते दिल को शांत कर सके। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह इतनी विस्फोटक प्रतिक्रिया क्यों दे रही थी, भले ही उसने उस दूसरी महिला की पहचान की पुष्टि नहीं की थी जो विवान के कमरे में थी। फिर भी उसे लगा कि वह अन्याय का शिकार हुई है। वह जल्द ही एक सुनसान स्थान पर पहुंच गई, एक पार्क जो अब खाली था। रात के लगभग 10 बज रहे थे, लगभग आधा 11। सान्या आगे बढ़ी और यहाँ रखी गई कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। उसने सोचना शुरू किया। वह सोच रही थी कि क्या ये सच है कि विवान के पास एक महिला है जिसे वह अपनी दूसरी आधा मानता है या नहीं। लेकिन जो बात उसे यकीन थी वह ये थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह किसी और महिला के साथ हो। अगर वह दीपिका होती तो भले ही उसे दुख होता, लेकिन उसे लगता कि उसकी बहन होना बेहतर है बजाय किसी और महिला के जिसे वह नहीं जानती। इसी क्षण जब वह इतनी गहराई से सोच रही थी, उसने अंततः कुछ महसूस किया। हालांकि यह सच था कि वह विवान से प्यार करती थी, ये भी सच था कि विवान को इसके बारे में नहीं पता था। या ये हो सकता है कि उसने पहले ही इसे नोटिस कर लिया हो, लेकिन उसने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया हो। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने अंततः यह महसूस किया कि उसे वास्तव में विवान पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वह अन्य महिलाओं के साथ क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ इसलिए कि वह उसे पसंद करती थी। जब तक उनका रिश्ता पुष्टि नहीं हो जाता तो कहने के लिए क्या था? सोचने के एक समय के बाद उसने अंततः एक निर्णय पर पहुंच गई। हालांकि उसे लगा कि इससे विवान पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसे लगा कि यह आवश्यक है। भले ही विवान के पास एक महिला हो, वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार थी। सही है, वह उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। पहले हालांकि उसने सोचा था कि वह विवान से प्यार करती है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ संदेह था। लेकिन जब उसने देखा कि वास्तव में उसके कमरे में एक ऐसी महिला थी जिसे वह नहीं जानती थी, तो उसे यह एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसके लिए गिर गई थी। उसने अंततः यह महसूस किया कि उसके अलावा और भी महिलाएं थीं। हाँ, भले ही दोनों ने निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन किसने कहा कि अन्य महिलाएं इसके लिए सहमत होंगी? वे विवान के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती थीं और निश्चित रूप से उसकी महिला बनने के लिए सभी संभव तरीकों का उपयोग करने की कोशिश करेगी। और दूसरी ओर वे खुद को संयमित रखने की कोशिश कर रही थीं। अगर जो चीज़ वे बनाए रखने की कोशिश कर रही थीं वह अंत में छीन ली गई, तो संयमित रहने का क्या मतलब था? अपने दिल में संकल्प के साथ वह अपने पैरों पर उठी और विवान के पास वापस जाने का फैसला किया और उसे इसके बारे में बताने का निर्णय लिया। जब उसने भागकर उससे दूर जाने पर उसके पीछे नहीं आने का कारण नहीं सोचा, तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अलिप्सस
उसने अभी कुछ कदम ही उठाए थे कि अचानक उसने पीछे से कई हल्की कदमों की आवाज़ सुनी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में बाहर है और रात में एक सुनसान जगह पर है और वह अकेली है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से पार्क से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा सके, एक हाथ पीछे से आया और उसके मुंह को बंद कर दिया, उसे चिल्लाने का कोई मौका नहीं दिया। जब उसने दूसरे पक्ष की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की, तो उसे गर्दन पर एक वार किया गया और उसके बाद उसने सब कुछ धुंधला होते हुए देखा और पूरी तरह से बेहोश हो गई। जब लक्ष्य पहले ही बेहोश हो गया, तो एक युवा व्यक्ति जिसकी कद काठी मजबूत थी, ने राहत की सांस ली। अगर विवान यहाँ होता, तो वह उसे पहचान लेता कि वह वही था जिसने वेंचर सिटी में अंडरग्राउंड पार्किंग में उसे पीटने के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ा था। आओ और मेरी मदद करो, उस युवक ने आवाज दी। जल्द ही कुछ लोग छायाओं से बाहर आए, वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे। ये सभी युवा उस समूह के सदस्य थे जिसमें सान्या और दीपिका शामिल थीं। सावधानी से उन्होंने सान्या को उठाया और अंधेरे में चले गए। अगर कोई ध्यान से सोचता, तो वह देख सकता था कि पार्क में कुछ गलत था। आमतौर पर रात भर रोशनी जलती रहनी चाहिए थी और यहाँ कुछ सुरक्षा गार्ड होने चाहिए थे जो गश्त कर रहे होते और कभी कभी इस क्षेत्र से गुजरते। लेकिन आज रात न केवल रोशनी बंद थी, बल्कि सान्या के यहाँ होने के लगभग आधे घंटे में इस क्षेत्र में एक भी आत्मा नहीं थी। अगर सान्या ने इन विवरणों पर ध्यान दिया होता, तो वह यह नहीं सोचती कि उसके मन और विचारों में अराजकता थी। वह अपने दिल को परेशान करने वाली चीज के अलावा और कुछ नहीं सोच पा रही थी। जैसे ही युवक वहां से चले गए, एक महिला की आकृति छायाओं से बाहर आई। श्रेयंका ने उस दिशा की ओर देखा जहां समूह गया था और ठंडी सांस ली, फिर उसका पीछा करने लगी। उसके मास्टर ने उसे यह मिशन दिया था कि वह उस महिला की रक्षा करे और सुनिश्चित करे कि उसे कुछ न हो। अब जब कोई उसे अपहरण करने की हिम्मत कर रहा था, तो उस व्यक्ति को उसकी क्रोध का सामना करना होगा। अलिप्सस डॉट विवान अपने कमरे के सामने पहुंचा और दरवाजा खोला। वह ये देखकर हैरान था कि श्रेयंका अभी तक वापस नहीं आई। ये सोचते हुए कि शायद सान्या अभी भी बाहर है, विवान ने उसे खोजने का फैसला किया। अपने फोन को निकालते हुए उसने उसे उसके ठिकाने के बारे में एक संदेश भेजा। उसे यकीन था कि अगर उसने कॉल किया, तो वह सान्या को उसकी उपस्थिति के बारे में बता देगा। हालांकि एक टेक्स्ट संदेश की टोन भी सान्या को सतर्क कर सकती थी, लेकिन इसे छिपाना आसान था। उसने टेक्स्ट भेजने के कुछ समय बाद एक जवाब आया जिसने विवान को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया। मास्टर, कोई है जिसने उसका अपहरण कर लिया है। मैं अभी उनका पीछा कर रही हूं क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि किसने ऐसा करने के लिए कहा। तुम अब कहाँ हो? उसने जल्दी से टेक्स्ट किया। पार्क के पश्चिमी हिस्से में, वे उस दिशा में जा रहे हैं। बिना किसी देरी के विवान अपने कमरे से बाहर निकला, अपनी पूरी गति का उपयोग करते हुए। जैसे ही वह हॉल से गुजरा, कोई व्यक्ति हल्की सी हवा की आवाज़ सुन सकता था, जो कुछ बेहद तेज गति से गुजरने की आवाज़ कर रही थी। कुछ ही समय बाद विवान लॉजिंग क्षेत्र से बाहर निकल आया। वास्तव में वह निचली मंजिल की ओर सीढ़ियां चढ़ रहा था। लिफ्ट केवल उसे देरी कर सकती थी क्योंकि वह अपनी सबसे तेज गति का उपयोग कर रहा था, ये परवाह किए बिना कि कोई यह देखेगा कि उसकी गति असामान्य है या नहीं। अलिप्सस डॉट एक बच्चों के इंडोर खेल के मैदान में एक युवा व्यक्ति के पीछे एक समूह खड़ा था। उनके सामने एक खूबसूरत महिला थी जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। युवक ने सान्या की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने पहले किसी को भेजने की योजना बनाई थी कि वह उसे पार्क में लाए और फिर उसका अपहरण करे। किसने सोचा था कि वह वास्तव में खुद पार्क में आने की पहल करेगी? उसने वास्तव में सुरक्षा के प्रभारी व्यक्ति को रिश्वत देने के लिए एक अच्छी रकम खर्च की थी ताकि वह योजना को स्थापित कर सके। उसने रोशनी बंद करने के लिए कहा था और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि सान्या के अलावा कोई और पार्क में न आए। जहां तक खेल के मैदान का सवाल था, उसने भी गार्डों को पैसे दिए थे ताकि वह इसका उपयोग कर सके। ये जगह लॉजिंग क्षेत्र से दूर थी और इसलिए उसे चिंता नहीं थी कि कोई इस बारे में जान पाएगा। उसे जगाओ, युवक ने अपने पीछे खड़े एक युवक की ओर देखते हुए कहा। समझ गया, युवक ने जवाब दिया और उसने अपने हाथ में रखी पानी की बोतल से सान्या के चेहरे पर छिड़काव किया। और थोड़ी देर बाद सान्या जाग गई। वह अभी भी भ्रमित थी, लेकिन अपहरण का डर अभी भी उसके मन में था। उसने चारों ओर भ्रमित होकर देखा जब वह जमीन से उठी। जब उसकी नज़र युवक पर पड़ी, तो उसने अविश्वास में पूछा, हर्ष, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हर्ष, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हालांकि वह अभी अभी बेहोशी से जागी थी, लेकिन वह इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि यह न समझ सके कि उसका वास्तव में अपहरण किया गया है। उसने हर्ष को गुस्से से देखा, उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से नाराजगी थी। हाँ, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है सान्या। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हर्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा।
सान्या ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है हर्ष, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और कभी नहीं करूंगी। इसके अलावा तुम्हें मुझ पर हाथ डालने के सपने देखना बंद कर देना चाहिए। ये कहते हुए सान्या ने मुड़कर खेल के मैदान का निकास ढूंढने की कोशिश की। क्या तुम इस पर निश्चित हो? मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें तब तक रोक सकता हूं जब तक मैं चाहूं। हर्ष ने उस पर तंज करते हुए कहा। फिर उसने उसे गहरी नजरों से देखा। हालांकि उसने उम्मीद की थी कि वह इस पर सहमत नहीं होगी, फिर भी उसे बार बार एक लड़की द्वारा अस्वीकृत होने का अनुभव पसंद नहीं आया। वह एक ऐसा आदमी था जो मानता था कि उसे जो भी चाहिए वह उसे मिलना चाहिए। चाहे जो भी हो, उसके पास इसे पाने का अधिकार था। और सान्या बस उन चीजों में से एक थी जो वह चाहता था। कोई भी साधन हो, वह ये सुनिश्चित करने वाला था कि वह उसे अपना बना ले। इसलिए आज रात उसने उसे जाने देने की कोई योजना नहीं बनाई थी। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा परिवार हमारे परिवार से कुछ अरब अधिक मूल्यवान है, तुम जो चाहोगे कर सकते हो। मुझ पर विश्वास करो, जब मैं कहता हूं कि जब मैं यहां से बाहर निकलूंगी तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम इसके लिए कीमत चुकाओगे। सान्या ने कहा। इसी समय उसने निकास पाया। ये वास्तव में इस समूह के पीछे था और ऐसा लग रहा था कि इसे अंदर से बंद कर दिया गया था। फिर भी सान्या ने समूह के पास जाने का फैसला किया ताकि वह दरवाजे से बाहर जा सके, लेकिन युवाओं के समूह ने उसके रास्ते में खड़े होकर उसे बाहर जाने से रोक दिया। तुम लोगों के साथ क्या समस्या है? मैंने तुम लोगों के बारे में बात भी नहीं की, जबकि तुम हर्ष के साथ मिलकर मुझे अपहरण कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि हर्ष का परिवार वास्तव में मेरे परिवार के साथ युद्ध करेगा? बस तुम इंतजार करो, मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम सभी आज रात के अपने कार्यों के परिणाम जानो। सान्या ने समूह को डांटते हुए कहा। युवाओं के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्होंने इस बारे में सोचा। ये सच था कि अगर सान्या का परिवार वास्तव में उन्हें जिम्मेदार ठहराने का फैसला करता तो वे वास्तव में पीड़ित होते। लेकिन उनके पास क्या विकल्प था? एक और हर्ष था, जिससे अगर वे नाराज होते तो उन्हें वही समस्या का सामना करना पड़ता जो सान्या को नाराज करने पर होती। अगर वे हर्ष के साथ असहमत होने की हिम्मत करते तो ये सच था कि वह उनके परिवारों के लिए परेशानी खड़ी करेगा। अंत में उन्होंने एक निर्णय पर पहुंचने का फैसला किया कि चूंकि हर्ष का परिवार मेहता परिवार से मजबूत था, इसलिए उनके लिए बेहतर होगा कि वे उसके पक्ष में रहें। आखिरकार हर्ष की सुरक्षा होना बेहतर था बजाय उसकी आक्रामकता के। अंत में उन्हें यकीन था कि दोनों परिवार इस रात के अंत तक अच्छे संबंध में नहीं रहेंगे। इसलिए जब वे लड़ाई कर रहे होंगे तो मेहता परिवार वास्तव में उनके बारे में क्यों सोचेगा जब वे भारी दबाव में होंगे। सान्या, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती जब तक तुम मेरी महिला नहीं बन जाती। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें सान्या पर गंदी थीं। सान्या उसके तीव्र नजर से थरथराई, जिसमें कोई भी वासना छिपी नहीं थी। उसने हर्ष से पूछा, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं तुम्हें अपनी महिला बनाने की योजना बना रहा हूं, चाहे जो भी तरीका हो। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने जारी रखा, मुझे यकीन है कि तुम्हारा परिवार मुझे तुम्हारा पति बनने के लिए सहमत करेगा जब तक कि मेरा परिवार उन पर दबाव डाले। मेरे जैसे दामाद के साथ उनका व्यवसाय निश्चित रूप से मेरे परिवार के संबंधों के कारण फल फूल जाएगा। सान्या ने उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम चाहे जो भी कहो, मैं तुम्हारी महिला नहीं बनने वाली। भले ही मेरा परिवार सहमत हो जाए, मैं तुम्हारे जैसे कचरे का महिला बनने से मरना पसंद करूंगी। जब हर्ष ने उसके शब्द सुने तो उसका चेहरा अंधेरा हो गया। फिर उसने एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसे ऊपर नीचे देखा। अपनी जीभ चाटते हुए उसने कहा, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी महिला बनाने के लिए पहले तुम्हें तोड़ना होगा। तुम्हें क्या लगता है? जब उसने अपनी नजरें उसके शरीर पर डाली तो सान्या घबरा गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हर्ष वास्तव में उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत करेगा। इस बारे में सोचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करने की हिम्मत करते हो तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम इसके लिए कीमत चुकाओगे, भले ही मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जो भी हो, मुझे यकीन है कि तुम्हारा परिवार इस बात पर सहमत होगा कि मैं तुम्हारा पति बनूं, जब तक कि वे यहाँ रात में होने वाली घटनाओं के बारे में जान जाएंगे। हर्ष ने हंसते हुए कहा, उसे मेरे लिए नीचे लाओ। हर्ष ने अपने पीछे खड़े युवाओं को आदेश दिया। जटिल भावनाओं के साथ युवाओं ने सान्या की ओर दौड़ लगाई। सान्या स्पष्ट रूप से चुप नहीं बैठने वाली थी और उसे पकड़ने का इंतजार नहीं कर रही थी। वह भागने का प्रयास करेगी, भले ही ये केवल एक छोटा सा मौका हो, लेकिन शायद वह स्थिति से बाहर निकलने में सफल हो सकेगी। जैसे ही उसने समूह से तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, वह सोचने लगी कि विवान। उसने सोचा कि अगर वह यहाँ होता तो चीजें बेहतर होती। वह यहाँ के कचरे को उसे अपमानित नहीं करने देता, है ना? उसने समूह से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश की।
लेकिन अंत में वह निकास से और दूर चली गई और अब उसके पीछे एक दीवार थी। हार न मानते हुए उसने एक लकड़ी उठाई जो उसने सोचा कि बच्चों द्वारा खेलने के लिए इस्तेमाल की गई थी और उसे उन युवाओं की ओर फेंक दिया जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जिस पर लकड़ी गिरने वाली थी उसने आसानी से उसे टाल दिया, और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की अंततः उसे दबा दिया गया और जमीन पर गिरा दिया गया। हर्ष मुस्कुराते हुए उसके पास आया। उसने पहले से ही रो रही सान्या की ओर एक पल देखा और कहा, अब देखो कि चीजें कैसे हैं। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सहमत होती तो चीजें यहाँ तक नहीं पहुँचती। इसलिए तुम केवल अपने आप को दोष दे सकती हो। हालांकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसने कोई आवाज नहीं निकाली। उसने हर्ष को घृणा से देखा। फिर भी उसने सोचा कि वह कभी हार नहीं मानेगी, वह उसे यह नहीं दिखाने देगी कि वह एक कमजोर लड़की की तरह रो रही है। मुझे तुम्हारी आंखों में दृढ़ता पसंद है। मैं देखना चाहूंगा कि जब मैं तुम्हें तोड़ दूंगा तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा, हर्ष ने कहा और फिर झुककर उसे अनरस करने लगा। बंद। बूम। उसने अभी अपनी बात खत्म की थी कि खेल के मैदान के प्रवेश द्वार से एक तेज आवाज आई। ये सभी के लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और जब उन्होंने देखा कि वास्तव में क्या हुआ है तो उनके मुंह खुले रह गए। खेल के मैदान के डबल दरवाजे वास्तव में गिरा दिए गए थे। दरवाजे 6 इंच मोटे थे और स्थिर थे, लेकिन अब वे टूट गए थे। जब तक वे ये सोचने लगे कि दरवाजा वास्तव में कैसे टूटा, उन्होंने एक ठंडी आवाज सुनी जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। क्या तुम इसे दोहरा सकते हो? क्या तुम ये दोहरा सकते हो जो तुमने अभी कहा? और उस आवाज के साथ एक आकृति छायाओं से खेल के मैदान में आई। सिल्वर बाल, ठंडी नीली आंखें, शानदार हैंडसम चेहरा। विवान ने इमारत में प्रवेश किया और समूह को ठंडी नजरों से घूरा। जब उसकी नजरें सान्या पर पड़ी, जो कई युवाओं द्वारा जमीन पर दबाई गई थी, तो उसकी नजर और भी ठंडी हो गई और उसके दिल में भड़की हुई क्रोध और बढ़ गई। इस क्षण में उसने यहाँ मौजूद हर एक युवा को मौत की सजा सुनाई थी। चाहे जो भी हो, जब तक वे आज रात शामिल थे, उन्हें बिना दया के मारा जाएगा। विवान की उपस्थिति सभी की उम्मीदों से बाहर थी। जबकि युवाओं को आश्चर्य हुआ, वे ये भी नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए। दूसरी ओर हर्ष ने उस हाथ को वापस खींच लिया जो अभी सान्या को छूने वाला था। फिर उसने विवान को ठंडी नजरों से घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। इस समय सान्या पूरी तरह से उत्साहित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जरूरत के समय विवान वास्तव में उसे बचाने के लिए आएगा। लेकिन यह याद करते हुए कि विवान केवल एक व्यक्ति था और यहाँ कई युवा थे, वह घबरा गई। विवान, यहाँ से निकल जाओ, ये खतरनाक है, उसने चिल्लाते हुए कहा। यह नहीं चाहती थी कि वह उसके कारण घायल हो जाए। विवान ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने हवा से कहा, उनमें से सभी के हाथ तोड़ दो सिवाय इसके। मैं खुद इसे करूंगा। जैसे ही समूह ये सोच रहा था कि क्या हो रहा है, एक छाया तेजी से आई और थोड़ी देर बाद दर्द में जमीन पर लौटते युवाओं की चीखें खेल के मैदान में गूंजने लगीं। एक एक करके श्रेयंका ने 8 युवाओं के हाथों को पकड़कर बिना किसी दया के तोड़ दिया। अपनी ताकत और गति के साथ वह आसानी से उनके हाथ तोड़ सकती थी इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते। जब हर्ष ने देखा कि उसके पीछे का समूह जमीन पर चिल्ला रहा है, उनके हाथ अजीब आकार में मुड़ चुके हैं, तो वह डर गया। भय ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया जब उसने इस सब के अपराधी की ओर देखा। ये एक महिला थी जो एक महान सुंदरता थी। उसने वर्तमान में क्रीम रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। अपनी बाहों में वह पहले से ही सान्या को पकड़ रही थी। हालांकि वह खूबसूरत थी, उसकी अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। उसकी त्वचा के बाल पूरी तरह से खड़े हो गए। उसे उस महिला से बड़ा खतरा महसूस हुआ। अपने जीवन में पहली बार जब उसने एक महिला को देखा तो उसकी आंखों में कोई वासना नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ा डर था। टप टप टप, आसपास के कदमों की आवाज और दर्द में जमीन पर लौटते युवाओं की तेज चीखें हर्ष के मन में एक डरावनी तस्वीर बना रही थीं। उसका पिछला हिस्सा वर्तमान में जमीन पर था क्योंकि वह दोनों तरफ से फंसा हुआ था। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। वह भागना चाहता था लेकिन उसके दिल में भय ने उसे हिलने नहीं दिया। विवान हर्ष के सामने आया और बोला, चूंकि तुम्हें इस हिस्से को वश में करने में समस्या है, मैं बस तुम्हारी मदद कर दूंगा। और जैसे ही उसने ये कहा, उसने हर्ष के प्रजनन अंग पर एक लात मारी। क्रैक, कुछ टूटने की आवाज दर्द में चिल्लाते युवाओं की चीखों के बीच सुनाई दी। इसके बाद एक और डरावनी और कान फाड़ने वाली चीख सुनाई दी जो लगभग 500 मीटर के व्यास में फैल गई। क्रैक, कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी, भले ही युवाओं की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। इसके बाद एक और डरावनी और कान फाड़ने वाली चीख सुनाई दी, जो लगभग 500 मीटर के दायरे में फैल गई। ये चीख इतनी भयानक थी कि इसने उन लोगों को भी बुला दिया, जो अपने 2 अंगों के टूटने से विलाप कर रहे थे।
इस क्षण में भले ही उनके हाथ टूट गए थे, वे इस बात पर खुश थे कि उनका तीसरा अंग सुरक्षित था। अवचेतन रूप से उन्होंने अपने पैरों को एक साथ खींच लिया और विवान की ओर मुड़कर अपनी पीठ कर ली। ये सभी पुरुषों के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जब वे किसी अन्य पुरुष के तीसरे अंग के साथ ऐसा होते हुए देखते हैं। हालांकि वे दर्द में थे, उन्होंने अंततः चुप रहने का फैसला किया क्योंकि वे डरते थे कि वे शैतान का ध्यान आकर्षित करेंगे। वे उसे कैसे मनोरंजन कर सकते थे। बेशक विवान का उन लोगों के साथ वही व्यवहार करने का कोई इरादा नहीं था जैसा कि वह हार्श के साथ कर रहा था। उन्होंने उकसाया था और उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने सान्या को पकड़ रखा था। दूसरी ओर हार्श में इतनी हिम्मत थी कि वह वास्तव में उसे अपमानित करने के बारे में सोच सके। चूंकि उसने अपने शरीर के उस हिस्से का उपयोग केवल सोचने के लिए किया, तो उसे इसे नष्ट कर देना चाहिए ताकि उसका दबा हुआ मस्तिष्क बाद में काम करना शुरू कर सके। सान्या दूसरी ओर पहले तो उन युवाओं की चीखों से हैरान थी जो उसे जमीन पर पकड़कर रखे हुए थे। फिर अगले ही क्षण जब उसके ऊपर से पकड़ने वाले सभी हाथ गायब हो गए, उसने महसूस किया कि कोई उसे जमीन से उठा रहा है। जब उसने उस व्यक्ति की उपस्थिति को देखा जिसने उसकी मदद की, तो वह पूरी तरह से चकित रह गई। क्या ये वही महिला नहीं थी जिसे उसने विवान के कमरे में देखा था? वह यहाँ कैसे आई और वह उसकी मदद क्यों कर रही थी? जैसे जैसे उसके मन में और सवाल उठने लगे, सान्या ने उन युवाओं की ओर देखा जो जमीन पर विलाप कर रहे थे। हालांकि उनकी चीखें दूसरों से दया को प्रेरित कर सकती थीं, लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए था जो वास्तव में यह नहीं जानते थे कि क्या हुआ था। वह एक पीड़ित के रूप में उनके लिए कोई दया नहीं महसूस कर रही थी। वास्तव में उसे लगता था कि एक हाथ खोना उनके लिए पर्याप्त सजा नहीं थी। आखिरकार आज रात अगर विवान नहीं होता तो वह एक महिला के लिए सबसे कीमती चीजों में से एक खो देती। अब वह बस उन्हें पीटने की इच्छा रखती थी, अब जब उसे एक मौका मिला था। लेकिन उसने उस प्रवृत्ति को रोक लिया और उस महिला को देखने लगी जो उसे पकड़ रही थी। वह मूल रूप से उस महिला के प्रति द्वेष महसूस करने वाली थी, लेकिन उसकी गंभीरता और उसकी रक्षा करने के तरीके को देखकर सान्या ने खुद को श्रीलंका से नफरत नहीं कर पाने का अनुभव किया। वे प्रतियोगी थीं, है ना? फिर प्रतिस्पर्धा की भावना क्यों नहीं थी? जब उसने खुद से ये सवाल किए तो उसने अंततः कुछ सोचा। यह महिला जो उसे पकड़ रही थी वह केवल उससे थोड़ी बड़ी थी, लेकिन न केवल वह बेहद खूबसूरत थी बल्कि वह इतनी शक्तिशाली भी थी कि उसने कुछ ही सेकंड में एक समूह के युवाओं को संभाल लिया। सान्या ने श्रीलंका की प्रशंसा की। अब वह चाहती थी कि वह एक ऐसी महिला न हो जो विवान के लिए बोझ बने, जहां वह केवल उसकी मदद का इंतजार कर रही हो। इसके बजाय वह एक ऐसी महिला बनना चाहती थी जो कम से कम उसके साथ लड़ सके। दूसरी ओर कुछ और सेकंड तक चीखने के बाद हार्श अंततः दर्द से बेहोश हो गया। विवान ने उसे ठंडे दिल से देखा। ये स्पष्ट था कि यह यहाँ खत्म नहीं होने वाला था। उसे ये सुनिश्चित करना था कि यह आदमी पीड़ित हो। क्या उसने उसे नहीं बताया था कि श्रीलंका को सान्या का पीछा करने के लिए आने के लिए? बस यह सोचकर कि उसके साथ क्या हो सकता था, उसके दिल में क्रोध बढ़ता गया। लेकिन अब एक चीज थी जिसने उसे पूरी तरह से नाखुश कर दिया। उसने हार्श की ओर से अपनी नजरें हटा दी जो जमीन पर पड़ा था, और सान्या की ओर देखा। उसे देखकर कि वह ठीक थी, उसने राहत की सांस ली। फिर उसने श्रीलंका की ओर देखा और पूछा, तुमने आखिरी क्षण में ही कार्रवाई क्यों की? यह उसे पूरी तरह से नाखुश कर गया। आखिरकार श्रीलंका इस समय मौजूद थी। उसे उस समय कार्रवाई करनी चाहिए थी जब उसने मास्टरमाइंड को पाया। आखिरकार उसने केवल उस समय कार्रवाई की जब वह यहाँ आया, बस जब हार्श सान्या पर अपने पंजे रखने वाला था। विवान को यह बुरा लगा कि युवाओं ने वास्तव में सान्या का अपहरण किया, लेकिन उनके द्वारा उसे जमीन पर पकड़कर रखने का तरीका, जिस तरह से उसने उन्हें अंदर आते देखा, वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। विवान के क्रोध को महसूस करते हुए श्रीलंका का दिल कांप गया। इस समय उसे पता था कि विवान उसके काम करने के तरीके से नाखुश था। मुझे खेद है, बॉस। मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उनके पीछे कोई और नहीं है, श्रीलंका ने अपनी सिर झुकाकर कहा। उसके मास्टर ने उसे सान्या की रक्षा करने का निर्देश दिया था। अंत में न केवल उसने उसे अपहरण करने की अनुमति दी, बल्कि उसने उसे कई पुरुषों द्वारा जमीन पर दबाए जाने की अनुमति भी दी। सान्या दूसरी ओर स्टन थी। आखिरी क्षण में कार्रवाई। बॉस, ये क्या हो रहा था? वह निश्चित रूप से नहीं समझ पा रही थी कि दोनों क्या बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने एक चीज समझी। विवान वास्तव में उस महिला का बॉस था, और श्रीलंका की इतनी अधीनता को देखकर सान्या इसे सत्यापित कर सकती थी। फिर उसने सोचा कि जब उसने विवान के कमरे में श्रीलंका को देखा था, तो शायद उसे पहले उनके बीच के रिश्ते की पुष्टि करनी चाहिए थी, है ना? उनके बीच के रिश्ते के बारे में सोचते हुए वह शर्मिंदा हो गई और अपने सिर को झुका लिया। विवान की आंखों में देखने की इच्छा नहीं थी। श्रीलंका,
तुम जानती हो कि मैं चाहता था कि तुम इस मामले को कैसे संभालो। पहले तुम अपहरण को रोक सकती थीं। फिर तुम्हें उन लोगों का उपयोग करना चाहिए था जो अपहरण करने वाले थे, ताकि तुम ये पता कर सको कि उन्हें किसने भेजा था। विवान ने एक पल के लिए रुककर कहा। फिर उसने जारी रखा, तुम जानती हो कि इसके बाद क्या होता है ना? उसी तरीके का उपयोग करके असली मास्टरमाइंड को ढूंढो और सभी से निपटो। श्रीलंका वास्तव में इस तरीके का उपयोग कर सकती थी, लेकिन उस समय उसने महसूस किया कि यह उन लोगों के पीछे के लोगों को खोजने का सबसे तेज तरीका था, बजाय इसके कि वह इन युवाओं से एक एक करके पूछताछ करे। इसके अलावा, हालांकि उसने सोचा कि उसके मास्टर को सान्या की परवाह थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक है। उसकी वफादारी उसके मास्टर के प्रति थी, इसलिए वह दूसरों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं करती थी। उस समय उसने सोचा था कि जब तक वह ये सुनिश्चित कर लेगी कि सान्या को कुछ नहीं होगा, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। अंत में ये पता चला कि वह पूरी तरह से गलत थी। मुझे खेद है, बॉस, मैं गलत थी। मैं वादा करती हूँ कि यह फिर से नहीं होगा। श्रीलंका ने अपनी गलती स्वीकार की। एक गहरी सांस लेते हुए विवान ने श्रीलंका को जाने देने का फैसला किया। यह उसकी पहली गलती थी जब से वह उसकी अधीनस्थ बनी थी, लेकिन उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए वह उसे एक बार माफ कर सकता था। कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना कि जब मैं तुम्हें किसी की देखभाल करने के लिए कहता हूँ, तो मेरा मतलब है कि उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर तुम स्थिति को संभाल नहीं सकती तो तुरंत मुझे सूचित करो। विवान ने याद दिलाया। समझ गई, बॉस। श्रीलंका ने राहत की सांस ली कि उसके मास्टर ने उसे माफ कर दिया, लेकिन फिर भी उसने आज की गलती की भरपाई करने का संकल्प लिया कि वह भविष्य में और अधिक मेहनत करेगी। सान्या, क्या तुम ठीक हो? विवान ने पूछा। मैं ठीक हूँ। मुझे खेद है विवान, मुझे उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। सान्या ने सिर हिलाते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवान ने अपने हाथ को लहराया। फिर उसने कुछ सोचा और पूछा, वैसे उस समय क्या हुआ? तुम अचानक भाग गई, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया। विवान के शब्द सुनकर सान्या का चेहरा लाल हो गया। वह असली कारण बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि उसने क्यों भागी। इसके अलावा उसे ये कहने में शर्म आ रही थी, ये सोचते हुए कि जिस व्यक्ति के बारे में उसने बुरा सोचा था, वह वास्तव में उसकी देखभाल करने के लिए भेजा गया था। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ताज़ी हवा चाहती थी, बस इतना ही। सान्या ने एक बहाना बनाया। हालांकि वह जानता था कि वह झूठ बोल रही थी, विवान ने इस समय आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने उन युवाओं के समूह की ओर देखा जो अब अपने अनुभव किए गए दर्द को सहन करते हुए अपने दांतों को पीस रहे थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे मृतक की तरह दिखें। अपने सिर को हिलाते हुए विवान ने श्रीलंका और सान्या की ओर देखा और कहा, श्रीलंका, उसे वापस ले जाओ। मैं पहले इस गड़बड़ी से निपटूंगा। जी बॉस। श्रीलंका ने सिर हिलाया और फिर उसने सान्या को खींच लिया। हालांकि वह जाने के लिए अनिच्छुक थी, सान्या ने फिर भी सोचा कि उसे विवान को और परेशानी में नहीं डालना चाहिए, इसलिए उसने बस कहा, ध्यान रखना विवान। फिर वह श्रीलंका के साथ चली गई। जब वे खेल के मैदान से थोड़ी दूरी पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां एक समूह जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खेल के मैदान से आने वाली चीखें सुनी थीं। सान्या चिंतित थी। वह चाहती थी कि वह वहां जाकर उन गार्डों से बात करे, जब अचानक उसके चारों ओर धुंधला हो गया और इससे पहले कि वह कुछ कह सके, वे पहले ही खेल के मैदान से दूर थे। जब तक वह कुछ कहने की सोच रही थी, श्रीलंका ने पहले ही कहा, तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। अगर उसने कहा कि वह इसे संभाल लेगा, तो वह करेगा। श्रीलंका ने विवान पर पूरी तरह से विश्वास किया कि अगर उसने कहा कि वह कुछ कर सकता है, तो वह कर सकता है। उसकी बात सुनकर सान्या एक पल के लिए चकित रह गई। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने भी ये विश्वास करने का फैसला किया कि विवान वास्तव में स्थिति को संभाल सकता है। खेल के मैदान से दूर जाने के बाद उसे याद आया कि श्रीलंका ने वास्तव में कुछ ही सेकंड में युवाओं को संभाल लिया था, इसलिए उसने इसके बारे में पूछने का फैसला नहीं किया। जैसे जैसे वे खेल के मैदान से दूर होते गए, उसने अंततः कुछ पूछने का फैसला किया। तुम्हारा विवान के साथ क्या रिश्ता है? हालांकि श्रीलंका विवान को बॉस कह रही थी, सान्या बस उनके रिश्ते की पुष्टि करना चाहती थी। मैं उसकी व्यक्तिगत सहायक हूँ, श्रीलंका ने सरलता से उत्तर दिया। एक महिला के रूप में वह पहले से ही ये सोच सकती थी कि सान्या क्या सोच रही थी। उसने भी सान्या को तब देखा था जब वह विवान से मिलने आई थी। इसके अलावा उसने देखा था कि सान्या के चेहरे पर क्या बदलाव आया था जब वह सोच रही थी कि क्या करना है। ओह, सान्या हैरान थी, लेकिन उसे यह असंभव नहीं लगा कि विवान के पास एक सहायक हो। उसके पास भी फेथ थी जो उसकी मदद कर रही थी, और जिस तरह से विवान पिछले कुछ दिनों से व्यस्त था, ये स्पष्ट था कि उसे सहायता की आवश्यकता थी।
तुम अब क्या कर रही थी? कोई प्रोजेक्ट? सान्या ने आगे पूछा। श्रीयंका ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसे पता था कि विवान वास्तव में इस महिला की परवाह करता है, इसलिए उसे कोई संवेदनशील जानकारी न देकर उसे एक जानकारी देना बुरा नहीं था। मैं उसकी मदद कर रही थी कि किसी के बारे में कुछ जानकारी ढूंढ सकूं। श्रीयंका ने कहा। किसके बारे में? क्या वह वही है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी? सान्या ने पूछा। ओह, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? श्रीयंका हैरान थी। किसी भी मामले में वह उस समय वहां नहीं थी जब जोनाथन पर हमला हुआ था, इसलिए उसे नहीं पता था कि सान्या इसके बारे में जानती है। सान्या के सिर हिलाने को देखकर श्रीयंका ने समझाया। सही है, मैं उस व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी ढूंढ रही थी जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। मैं आज रात ही आई थी और उसने सोचा कि अगर मैं आज रात कुछ जानकारी ढूंढ सकूं तो यह अच्छा होगा। सान्या ने सिर हिलाते हुए कहा। श्रीयंका ने समझाया। सही है, मैं उस व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी ढूंढ रही थी जिसने उसे मारने की योजना बनाई थी। मैं आज रात ही आई हूं और उसने सोचा कि अगर मैं आज रात कुछ जानकारी ढूंढ सकूं तो यह अच्छा होगा। श्रीयंका की लोगों की विवान के प्रति वफादारी का पता लगाने की क्षमता के कारण उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि सान्या वास्तव में उसे दी गई जानकारी को उजागर कर देगी। सावधानी के तौर पर उसने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि वह ऐसी बातें न कहे जैसे कि उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि इस घटना के पीछे कौन था आदि। आखिरकार भले ही सान्या वास्तव में विवान को धोखा न दे, कौन यह सुनिश्चित कर सकता था कि वह अपने किसी दोस्त से इस बारे में बात नहीं करेगी। और एक बार जब दोस्त को पता चला कि विवान पहले से ही जानता है कि किसने एक हत्यारे को भेजा था, तो शायद वह दोस्त वास्तव में उन जासूसों में से एक था जो विवान की स्थिति पर नजर रखने के लिए भेजे गए थे। चूंकि पहले हत्या के प्रयास में विफलता मिली थी, कौन कह सकता था कि दूसरा प्रयास नहीं होगा। अब जब दूसरी पार्टी जानती थी कि विवान मजबूत है, वे किसी और को भेजेंगे जो और भी मजबूत हो। लेकिन हालांकि श्रीयंका को विश्वास था कि विवान हत्यारों से निपट सकता है, ये बहुत परेशान करने वाला होगा जब मक्खियां उसे परेशान करने लगेंगी। वे उसे मार नहीं सकते, लेकिन वे उसके बहुत सारे समय को बर्बाद कर देंगे जिसे उसे उनके साथ निपटने में खर्च करना होगा। क्या तुमने पता लगाया कि हत्यारा किसने भेजा था? क्या ये हार्श हो सकता है? सान्या ने फिर से पूछा। उसने सोचा कि उसने सब कुछ सोच लिया है। सुबह और दोपहर के कुछ हिस्से में वह विवान के साथ थी और हार्श उसे पाने की कोशिश कर रहा था। चूंकि वह उसे अपनी महिला बनाने के लिए बलात्कार करने तक जा सकता था, उसने सोचा कि यह संभव है कि वह वास्तव में विवान को खत्म करने की कोशिश करे क्योंकि वह एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा सकता था। नहीं, वह नहीं है। लेकिन ये किसने किया, मैं वास्तव में तुम्हें नहीं बता सकती जब तक कि बॉस मुझे अनुमति न दे। श्रीयंका ने जवाब में सिर हिलाया। हार्श और कयला दो पूरी तरह से असंबंधित लोग थे। वास्तव में हार्श की स्थिति कयला की तुलना में कहीं अधिक ऊंची थी। इसलिए अगर वह हत्यारों को किराए पर लेने जा रहा था, तो वह निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा जिसकी लड़ाई की शक्ति वाइपर से अधिक हो। देखकर कि श्रीयंका उसे और अधिक बताने का इरादा नहीं रखती, सान्या ने पूछने का फैसला नहीं किया। फिर भी वह श्रीयंका के बारे में जिज्ञासु थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर उससे बातचीत की, उसे जानने की कोशिश की। हालांकि श्रीयंका ने कहा कि वह विवान की सहायक है, कौन कह सकता है कि वह वास्तव में विवान की महिला नहीं बन सकती। ये देखते हुए कि वह रात के समय भी विवान के साथ थी, उसके पास वास्तव में विवान को जीतने का सबसे बड़ा मौका था। इस बारे में सोचते हुए उसे अचानक पछतावा हुआ कि उसने विवान को अपनी भावनाओं के बारे में नहीं बताया। अब जब उसने उस अवसर को खो दिया था, उसने तय किया कि उसे एक और अवसर की तलाश करनी होगी। वह किसी और को उसे पहले नहीं आने दे सकती थी। अपने कमरे में वापस आने पर उसने पाया कि पूजा और दीपिका वहां थीं। उनके चेहरे पर चिंता थी और वे कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार लग रही थीं। जब उन्होंने सान्या को अंदर आते देखा तो वे राहत की सांस लीं। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम इस समय रात में बाहर क्या कर रही थी? और तुम अपना फोन भी यहाँ छोड़ गईं। पूजा ने शिकायत करना शुरू किया। खैर, कुछ हुआ और ये बिल्कुल भी सुखद नहीं था। सान्या ने अपने अनुभव के बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। क्या हुआ? दीपिका ने पूछा। सान्या ये बताना चाहती थी कि क्या हुआ, लेकिन उससे पहले ही दीपिका ने एक सवाल पूछा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल श्रीयंका के लिए था जो सान्या के साथ आई थी। दोनों लड़कियां सान्या के बारे में चिंतित थीं कि उन्होंने श्रीयंका को जब वह कमरे में आई थी तब नहीं देखा। केवल अब दीपिका ने उसे देखा और निश्चित रूप से वह उसे याद कर सकती थी क्योंकि उसने श्रीयंका को पहले भी विवान के पीछे वेंचर सिटी में देखा था। पूजा भी श्रीयंका को देखकर हैरान थी। वह सोच रही थी कि वह यहाँ क्या कर रही थी। वह इसे सान्या के साथ आने से नहीं जोड़ पा रही थी। ओह, यह श्रीयंका है। वह विवान की व्यक्तिगत सहायक है। वह वही थी जिसने कुछ लोगों को मेरी रक्षा के लिए पीटा।
सान्या ने परिचय दिया। श्रीयंका, ये दोनों मेरी सबसे अच्छी दोस्त और बहनें हैं, दीपिका और पूजा। सान्या ने दोनों लड़कियों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने उसे पहले वेंचर सिटी में देखा था, तो ये पता चला कि वह उसकी सहायक है। कोई आश्चर्य नहीं, दोनों पूजा और दीपिका अंततः समझ गईं कि वह तब विवान के साथ उसी स्वीट में क्यों थी। एक 5 सितारा होटल में कई कमरे होते हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं था कि दोनों वास्तव में एक ही कमरे में रात बिताते। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? सान्या ने पूछा। हाँ और नहीं, हमने उसे केवल वेंचर सिटी में देखा है, पूजा ने कहा। उसने मुझे बचाने के लिए कुछ लोगों को पीटा, वाक्यांश का क्या मतलब था? दीपिका ने पूछा। सान्या ने आगे बढ़कर खेल के मैदान में जो हुआ उसके बारे में समझाया। रात में पार्क में जाने के कारण उसने बस पहले वाला बहाना इस्तेमाल किया, उसे ताज़ी हवा की जरूरत थी। जब दोनों लड़कियों ने सुना कि क्या हुआ तो वे पूरी तरह से गुस्से में थीं। वे वास्तव में खेल के मैदान में जाकर हर्ष को पीटने की इच्छा रखती थीं। आखिरकार जब उन्होंने सुना कि विवान वहां उसे संभाल रहा है तो वे थोड़ी शांत हो गईं। इस समय यहां तक कि पूजा, जिसने विवान के प्रति खराब धारणा रखी थी, उसने अंततः उसे एक अलग नजरिए से देखा। इसके अलावा उन्होंने विवान के प्रति आभार महसूस किया कि उसने सान्या को इस घटना से बचाया। उन्होंने श्रीयंका का भी धन्यवाद किया, और सान्या की तरह उन्होंने अब उसे एक अजनबी के रूप में नहीं देखा। एलिप्सिस। जब लड़कियां अपनी बातें कर रही थीं, विवान दूसरी ओर उस नीच और उसके गुंडों से निपटने की शुरुआत कर रहा था। उसने उन लोगों की ओर देखा जो अभी भी जमीन पर मृतक की तरह पड़े थे और जोर से हंसे। क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरे साथ मृतक की तरह खेल सकते हो? तुम्हारे हाथ तो टूट गए हैं, अगर तुम अपने बाकी 3 अंगों को खोना नहीं चाहते तो बेहतर है कि तुम तुरंत जमीन से उठ जाओ। जब उन्होंने विवान के शब्द सुने तो उनमें से किसी को भी इस बात पर संदेह नहीं था कि वह वास्तव में जो कह रहा था उसे करेगा। इसके बजाय वे जितनी जल्दी हो सके अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनकी तेज हरकतों ने उनके टूटे हुए हाथों को मोड़ दिया, जिससे उन्हें अत्यधिक दर्द हुआ। फिर भी उनमें से किसी ने भी जोर से आवाज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि विवान को नाराज करें। हालांकि कई युवा मालिकों की दर्द सहने की क्षमता सबसे खराब थी। जब उन्होंने हर्ष के तीसरे अंक को टूटते देखा और उसकी चीखें सुनी तो उनमें से किसी ने भी चीखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे उसी भाग्य का सामना करने से डरते थे। देखकर कि सभी उसके पैरों पर खड़े हो गए हैं, विवान ने कहा, हालांकि ये सच है कि तुम लोग केवल किसी और की इच्छा के अनुसार काम कर रहे थे, तुम लोग माफ नहीं किए जा सकते। तुम सभी जानते हो कि जब तुमने उसे जमीन पर दबाया तो क्या होने वाला था। तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्योंकि तुमने उस पर हाथ डालने की हिम्मत की। और मैं दोहराता हूं, अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मुझ पर विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम सभी एक क्रूर मौत मरोगे। विवान की ठंडी और उदासीन आंखों का सामना करते हुए और उसके शब्दों को सुनते हुए युवाओं का समूह डर से कांप गया। इस समय वे सभी ठंडे पसीने में लिपटे हुए थे। उनमें से किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि वे अपने चरम पर विवान को हरा सकते हैं, न कि अब जब उनके पास हाथ नहीं हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी बड़ी दरवाजे को आसानी से नष्ट कर सकता है, वह कोई ऐसा था जिसका वे सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। और जब उन्होंने उस समय के बारे में सोचा जब उन्होंने उसे पीटने का इरादा किया था, तो वे अपने दिल में दीपिका का धन्यवाद करने से नहीं रोक सके। अगर दीपिका ने उन्हें विवान पर हमला करने से नहीं रोका होता तो वे वास्तव में बहुत पीड़ित होते। अब तुम्हारे द्वारा उसे जो मानसिक आघात पहुंचाया गया है, उसके मुआवजे के रूप में मैं चाहता हूं कि तुम सभी सुनिश्चित करो कि तुम अपने परिवार की संपत्ति का 50% ग्रेवी परिवार को सौंप दो। अन्यथा मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे परिवार दिवालिया हो जाएं। विवान ने आगे कहा। विवान के शब्दों ने तुरंत युवा मालिकों को चिढ़ा दिया। हालांकि वे विवान से डरते थे, वे जो उसने कहा था उसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनके परिवार की संपत्ति का 50%, 10% तो छोड़ो, 1% भी ऐसा नहीं था जो वे सौंप सकें। मुझे खेद है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं परिवार की संपत्ति का 50% मांगता हूं तो मेरे माता पिता मुझे मार डालेंगे। एक युवक ने अपने दिल में सारी हिम्मत जुटाकर ये शब्द कहे। अन्य युवा मालिकों ने सिर हिलाया, जैसे ये पुष्टि करने के लिए कि जो कुछ भी उस लड़के ने कहा वह उनके लिए भी सच था। ओह, क्या ऐसा है? मुझे परवाह नहीं है कि तुम लोग इसे कैसे करने जा रहे हो, या अगर तुम इसे नहीं कर सकते, तुम बेहतर तरीके से 50% मुआवजे के रूप में सौंपने का प्रयास करो। ये तुम्हारे लिए मेरी दया है। 50% की बात छोड़ो, मैं तुम्हारे परिवार की सभी संपत्तियां भी ले सकता हूं और उन्हें सौंप सकता हूं। विवान ने जवाब देते हुए व्यंग्य किया। युवाओं को एक और शब्द कहने से पहले विवान ने अपना हाथ लहराया और कहा, तुम अब जा सकते हो। तुम्हारे पास 1 महीना है। अगर 1 महीना बीत जाता है और तुमने कार्रवाई नहीं की तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुमसे मिलने आऊंगा।
वह उनके चेहरों को याद कर सकता था। अपनी तेज याददाश्त के साथ वह उन्हें दिन की तरह स्पष्ट रूप से याद कर सकता था। इसलिए जब तक वह दीपिका और अन्य 2 लड़कियों से पूछेगा, वह उनकी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। देखकर कि विवान गंभीर था, युवाओं ने अपने घायल शरीरों को खेल के मैदान से बाहर खींच लिया। वहां वे उन गार्डों से मिले जो ये देखने आए थे कि क्या हो रहा है। लेकिन चाहे वे युवाओं से जो भी सवाल पूछने की कोशिश करें, युवाओं ने बस अपने ठोड़ी से खेल के मैदान की ओर इशारा किया और कोई शब्द नहीं कहा। हालांकि वे स्पष्ट रूप से बुरी तरह से घायल थे, वे गार्डों की मदद स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जैसे ही कोई गार्ड उनके पास आने की हिम्मत करता, वे भाग जाते। और यह जानकर कि इस सब का कारण खेल के मैदान में मौजूद था, गार्डों ने उन्हें छोड़ दिया और खेल के मैदान के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। जब उन्होंने टूटी हुई डबल दरवाज़ा देखी तो वे चकित रह गए। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अंदर गए। जैसे ही वे खेल के मैदान में कदम रखते हैं, उन्होंने एक व्यक्ति की चीख सुनी। चीख इतनी तेज थी कि उन्हें अपने हाथों से अपने कान बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही वे खेल के मैदान में कदम रखते हैं, उन्होंने एक व्यक्ति की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि उन्हें अपने हाथों से अपने कान बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने और देर नहीं की और जल्दी से चीख की दिशा में देखा। वहां उन्होंने एक युवा आदमी को जमीन पर पड़े हुए देखा, जो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर चीख रहा था। दूसरी ओर एक और युवा आदमी वहां खड़ा था, जो उसे देख रहा था। गार्ड वहां जल्दी से पहुंचे। उन्हें यहां रिजॉर्ट में सभी की सुरक्षा का ध्यान रखना था। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनमें से एक व्यक्ति, जिसे उनकी सुरक्षा करनी थी, पर हमला हो रहा है, तो वे इसे जारी नहीं रहने दे सकते थे। जब विवान ने उन्हें आते देखा तो उसने उन्हें ठंडी मुस्कान दी और कहा, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैंने अभी इस बेवकूफ़ को जगाया है। जब गार्डों ने उसे सुना तो वे भ्रमित हो गए। वे सोचने लगे कि वह क्या कहना चाह रहा है। और जब उन्होंने उनकी भ्रमित नज़रें देखी तो विवान ने बस मुस्कुराते हुए कहा और फिर हार्श को लात मारी, जो अभी भी जमीन पर लौट रहा था और चीख रहा था। चुप रहो, तुम बहुत शोर कर रहे हो। अगर तुम चीखना बंद नहीं करते तो मैं तुम्हारे बाकी अंग तोड़ दूंगा। जब हार्श ने यह सुना तो उसने अपनी चीखें दबाने की कोशिश की। वह पहले से ही अपने प्राइवेट पार्ट के चोटिल होने के कारण गंभीर दर्द में था। अब वह अपने शरीर के सभी अंगों के टूटने के दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकता था। युवक, क्या तुम जानते हो कि तुम अभी कहाँ हो? यह एडवेंचर रिक्रिएशन रिजॉर्ट है। ये तुम्हारे लिए तानाशाही करने की जगह नहीं है। एक गार्ड ने चिल्लाते हुए विवान की ओर इशारा किया। विवान ने उसे ठंडी नज़र से देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए कोई मामला है ना? यह मेरे और उसके बीच का मामला है। तुम अपनी बारी का इंतजार कर सकते हो। विवान के शब्दों ने वहां आए 5 गार्डों को चिढ़ा दिया। वे स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि एक छोटे बच्चे ने उनसे इस तरह बात की। और वह स्पष्ट रूप से गलत था और वह बेवजह घमंड कर रहा था। शायद उन्हें पहले उसे सबक सिखाना चाहिए। जैसे ही वे विवान पर हमला करने वाले थे, उन्होंने प्रवेश द्वार से एक हलचल सुनी। फिर लगभग 20 लोगों का एक समूह अंदर आया। उनके सामने एक आदमी था जो सूट और चश्मा पहने हुए था। वह स्पष्ट रूप से रिजॉर्ट का एक आधिकारिक कर्मचारी था। यहाँ क्या हो रहा है? उस आदमी ने पूछा जब उसने जगह की गड़बड़ी को देखा। खेल के मैदान का दरवाजा टूटा हुआ था और अब वहाँ कोई था जो उनके नज़दीक जमीन पर लौट रहा था। बॉस, हम यहाँ एक तेज आवाज़ और चीखें सुनकर आए। जब हम पहुंचे तो हमने कुछ युवा लोगों को देखा जिनके हाथ टूटे हुए थे, जो खेल के मैदान से बाहर आ रहे थे। खेल के मैदान का दरवाजा टूटा हुआ था और जब हमने उन युवाओं से पूछा कि क्या हुआ, तो वे बोलने की हिम्मत नहीं कर सके और बस यहाँ खेल के मैदान की ओर इशारा किया। फिर जब हम अंदर आए तो हमने इस युवा आदमी को यहाँ पाया। मुझे संदेह है कि वह इस सारी गड़बड़ी के पीछे है। उसने न केवल दरवाजा तोड़ा बल्कि युवाओं के हाथ भी तोड़े। और जो जमीन पर लौट रहा है, उसे प्राइवेट पार्ट में चोट लगी है। एक गार्ड ने आगे बढ़कर समझाया। वे केवल ये सोच सकते थे कि विवान ही था जिसने दरवाजा तोड़ा। और दरवाजा तोड़ने के लिए उसने जो तरीके का इस्तेमाल किया वह अब महत्वपूर्ण नहीं था। उसे बस उस नुकसान के लिए भुगतान करना होगा जो उसने किया था। चश्मा पहने आदमी ने यह सुनकर अपनी भौहें चिढ़ाईं। उसने विवान को एक पल के लिए देखा और फिर जमीन पर पड़े हार्श की ओर देखा। वह एक कदम आगे बढ़ा और विवान से बोला, युवक, तुम्हें पता होना चाहिए कि एडवेंचर रिक्रिएशन रिजॉर्ट के परिसर में हिंसा की अनुमति नहीं है। इसलिए तुम्हें हमारे साथ सुरक्षा विभाग में चलना होगा ताकि हम यहाँ हुए नुकसान से निपट सकें। विवान ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस बेवकूफ़ से निपटने के बाद तुम लोगों के पास आऊँगा। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ निपटने के लिए इतने उत्सुक हो। तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूँगा।
जैसे ही उसने ये कहा, उसने सूट पहने आदमी के पीछे खड़े गार्डों की ओर देखा और पूछा, वे कौन हैं जो पार्क और खेल के मैदान के क्षेत्र की गश्त करने वाले हैं? देखकर कि विवान ने पूरी तरह से उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, चश्मा पहने आदमी का चेहरा ठंडा हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम हो कौन जो गार्डों के काम पर सवाल उठाते हो? तुम हमारे रिजॉर्ट के आधिकारिक नहीं हो। तुम अब एक अपराधी हो जिसने रिजॉर्ट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और यहाँ के मेहमानों पर हमला किया है। इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने अपने पीछे खड़े गार्डों की ओर मुड़कर कहा, उसे पकड़ो और फिर सुरक्षा विभाग के कार्यालय में ले जाओ। इस दौरान विवान गार्डों का अवलोकन कर रहा था। उसने कुछ समय तक उन्हें देखा और फिर उसकी नज़र एक पर पड़ी। इस आदमी के माथे पर वास्तव में कुछ बूंदें पसीना थीं। हालांकि यह सच था कि यह गर्मी का मौसम था। यह आदमी अन्य गार्डों के साथ आया था, लेकिन उनमें से वह अकेला था जो पसीना बहा रहा था। इसके अलावा वह नर्वस लग रहा था और समय समय पर हार्श की ओर चुपके से देख रहा था। विवान तुरंत बता सकता था कि उनके बीच एक प्रकार का संबंध था, इसलिए उसने उन गार्डों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जो उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसने उस गार्ड की ओर इशारा किया और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस क्षेत्र में गश्त करने वाले गार्डों के साथ क्या हुआ? जैसे ही विवान ने यह कहा, चश्मा पहने आदमी ने उस दिशा में देखा जहां विवान इशारा कर रहा था। उसने परिचित गार्ड को देखा और यह सच था कि वह इस रिजॉर्ट के इस हिस्से की सुरक्षा का प्रभारी था, और उसके चेहरे के भाव को देखकर वह बता सकता था कि वहां कुछ चल रहा था। लेकिन फिर भी वह किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा जो सुरक्षा विभाग से संबंधित नहीं है, गार्डों की खामियों की ओर इशारा करे। जो भी तुम कहना चाह रहे हो, तुम इसे सुरक्षा विभाग के कार्यालय में पहुंचने के बाद कहोगे, उस आदमी ने कहा। तुरंत बाद उसने खड़े गार्डों की ओर देखा और डांटा, तुम लोग अभी भी किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि उस अपराधी को पकड़ो, लेकिन इससे पहले कि वे हिल सकें, विवान ने फिर से कहा, क्या तुम जानते हो कि यहाँ नीचे पड़ा नीच व्यक्ति किसी को बलात्कार करने वाला था? विवान के शब्दों ने उस वातावरण को तुरंत और भी भारी बना दिया। तुम क्या कह रहे हो? चश्मा पहने आदमी ने पूछा। वह स्पष्ट रूप से ये समझने में भ्रमित था कि क्या हो रहा है। यहाँ तक कि वह खुद भी ये सवाल कर रहा था कि जब घटना हुई तो इस क्षेत्र में गश्त करने वाले गार्ड क्यों नहीं थे। और हालांकि वह पहले विवान को पकड़ना चाहता था, बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दे से संबंधित मामले को तुरंत संभालना आवश्यक था। अगर यह बात बाहर निकल गई कि उनके रिजॉर्ट में ऐसी घटना हुई और वह भी उसकी शिफ्ट के दौरान, तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। न केवल रिजॉर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, बल्कि उसे भी सजा मिलेगी। क्यों नहीं तुम उस आदमी से पूछते हो कि वह कहाँ था और क्या वह यहाँ नीचे पड़े व्यक्ति को जानता है? विवान ने उस गार्ड की ओर देखा जिसे उसने पहले इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या वह जो कह रहा है सच है? चश्मा पहने आदमी ने गार्ड से पूछा। ये सच था कि यह गार्ड उस सुरक्षा टीम का प्रभारी था जो इस रिजॉर्ट के इस हिस्से की गश्त करने वाली थी। विवान द्वारा उसे पहचानने के साथ साथ गार्ड के चेहरे पर छिपाने की कोशिश कर रहा नर्वस एक्सप्रेशन, वह पहले से ही बता सकता था कि विवान जो कह रहा था वह सच होने की बहुत संभावना थी। बकवास मत करो, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, और इस क्षेत्र के बारे में हमने पार्क के दूसरी ओर एक हलचल सुनी थी, इसलिए हम वहां देखने गए। हमें केवल तब पता चला कि यहाँ कुछ हुआ जब हम वापस आए, गार्ड ने जवाब दिया। विवान को कहना पड़ा कि यह आदमी कहानियां बनाने में बहुत अच्छा था। किसी भी मामले में, चूंकि वह भी इसमें शामिल था, विवान को उससे निपटना था। वह अभी बोलने ही वाला था कि अचानक हार्श जो जमीन पर पड़ा था चिल्लाया, तू क्या बकवास कर रहा है बेवकूफ? अब जब मैं मुसीबत में हूं, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसके लिए कीमत चुकाओ। क्या मैंने तुम्हें 50,000 रुपये नहीं भेजे थे ताकि तुम पार्क की लाइटें बंद कर सको और सुनिश्चित कर सको कि खेल का मैदान खुला रहे? अब तुम वास्तव में पैसे लेना चाहते हो और जब जोखिम होता है तो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हार्श निस्संदेह गुस्से में था। न केवल वह अपंग हो गया था, अब एक कोई भी ये कहने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने कोई सौदा नहीं किया। चूंकि वह विवान पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था, वह इस आदमी का उपयोग कर सकता था। तू बेवकूफ है। अगर तुम पकड़े जाते हो तो ये मेरी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? हमने सहमति की थी कि मैं तुम्हारे लिए क्षेत्र को साफ करूंगा। बाकी चीजों के लिए तुम्हें खुद निपटना था। अब तुम पकड़े गए हो, तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? गार्ड ने गुस्से में जवाब दिया। इस बार जब उसने महसूस किया कि हार्श ने वास्तव में सच को उजागर कर दिया है और अब वह इससे बाहर नहीं निकल सकता, तो उसने बेवकूफ युवा मालिक पर चिल्लाने का फैसला किया। अगर तुम चीजें ठीक से नहीं कर सकते तो मैं क्यों दोषी हूं? मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक किया।
अब जब तुम पकड़े गए हो तो ये मेरी समस्या कैसे हो सकती है? तुमने क्षेत्र साफ किया। तुमने किस क्षेत्र को साफ किया? क्या यह आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए था? वह यहाँ कैसे मौजूद है? तुम दोनों स्पष्ट रूप से एक दूसरे को जानते हो, और मैंने किसी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दी। इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या तुमने उसे यहाँ आने के लिए पहले से कहा था या कुछ और। ये स्पष्ट रूप से तुम्हारी समस्या है। गार्ड पीछे हटने को तैयार नहीं था।